Parade Road in police department there in ED. I was serving in Indian government as an ASO at that time. So that's why I was posted there. Then I come to know that Lucknow from Kanpur is just 70 kilometers away. There I get to know. There is a part of different type of scenarios, language and cultural society and heritage was there. I have learned the things in Nawabi system there. And your name? Yusuf Ahmed. And your optional? Sociology. Good. जबरदस्त. सारे साइंटिस्ट हैं हमारे पास. यादव साहब क्या ऑप्शनल? सोशियोलॉजी. ठीक है, बेस्ट. ओके. ऐसे मतलब इनफ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए जनरली. अभी जब मैं आपका एथिक्स लूँगा, सो आई एम टेकिंग जीएस पेपर 4. जीएस पेपर 4 अपने आप में सिलेक्शन का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है. देखो, इस पूरी मार्केट में मैं भी एक एक्सपीरियंट रहा हूँ और हूँ भी, ये भी रहता हूँ, बिकॉज मेरा एज ओवर नहीं हुआ है. आई हैव द अटेम्प्ट्स स्टिल लेफ्ट विद मी. और जो एक एक्सपीरियंस के साथ और अपने सिलेक्शन के साथ मैंने जो सीखा है, द फैक्ट दैट आई हैव लर्न इज दैट कि जीएस पेपर 1, 2, 3 जनरली. पेपर 1 फॉर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, पेपर 2 फॉर पॉलिटी आईआर एंड गवर्नेंस, पेपर 3 इकोनॉमी एनवायरमेंट, है ना, and some part of science and tech, internal security and disaster. So GS paper 1 especially for history, GS paper 2 and GS paper 3. अच्छा, इंटीग्रेटेड अप्रोच है हमारी ना आज की डेट में. यूपीएससी का अगर आप 2019 का पेपर से देखते हो और इनके पेपर के साथ साथ अगर आप इनके टॉपर्स की भी व्यूज सुनते हो ना, इवन तो लास्ट ईयर की जो टॉपर रही है अपनी हिस्ट्री ऑप्शनल वाली लड़की, उसका भी सुनोगे. प्लस मेरा जो फेवरेट कैंडिडेट रहा है अब तक की हिस्ट्री में वो था ऑल इंडिया रैंक 2 लड़का अक्षत जैन. मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ उसकी पर्सनालिटी से. रीजन भी एक डेप्थ, एक स्क्रैच लेवल से उठ के बंदा कहाँ पहुंच सकता है 3 बार फेलियर अटेम्प्ट करने के बाद भी. और बिल्कुल ऐसा बंदा जिसको चीजें याद नहीं होती, बिल्कुल लिख लिख के जिस बंदे ने बहुत ग्राउंड लेवल से उठा है और इतनी ट्रांसपेरेंसी दिमाग में, इतना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, सिंपल सोबर पर्सनालिटी. जो चीज है तो है, नहीं है तो नहीं है. वेरी एक्सेप्टेंस ऑफ काइंड ऑफ पर्सनालिटी. सॉर्टेडनेस मतलब बिल्कुल कामनेस, चीजों को लेके सुलझा हुआ इंसान नहीं होता जिसके दिमाग में भगड़ दगड़ नहीं होती, कुछ बिल्कुल सिंपल सॉर्टेड होता है. कैन आई बी बाइलिंगुअल व्हाइल हैविंग कन्वर्सेशन विद इट मोर बेटर हो रहा है ना. तो 2019, 20 के 21 के पेपर को हम देखेंगे तो जनरली आप इन इंटरव्यूज की बात को भी सुनोगे ना तो ये कहेंगे देखो जीएस पेपर 1, 2, 3 चाहे टॉपर्स की जो अंडर 100 रैंक आए हैं, अंडर रैंक इसका मतलब होता है यूजलेस, अंडर रैंक 100 तक आए हैं जो, इनमें से किसी भी बंदे की 1 से लेके 100 के बीच में आप अगर मार्कशीट उठा के देखोगे तो आप देखोगे जीएस पेपर 1, 2, 3 में मिनिमम मार्क्स जो स्कोर है वो 49 होते हैं और मैक्सिमम 156 से लेके 173 तक तो कोई पहुंचा ही नहीं है. मैक्सिमम 156 का मतलब भाई टॉपर है. इसने अंडर 100 में भी जीएस पेपर 2 में अगर किसी के 156 है तो इट मीन्स इसने टॉपर से भी ऊपर के मार्क्स ले रखे. वो ऑल दो बात अलग है कि ऊपर नीचे इसने कहीं कमी रह गई है बाकी के सब्जेक्ट्स में. सो व्हेन यू गो विद देयर इंटरव्यू शेड्यूल दे आल्सो सेड दैट कि प्री और मेंस की दोनों अलग अलग प्रिपरेशन नहीं है. प्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मेंस ऑल्सो. हमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन टर्म्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री. मेडिवल क्वेश्चन नहीं आता, रेयर आता है. ओके, पॉलिटी इन स्पेशल टाइम्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन and polity in terms of governance is especially seen in the mains only. This is only in mains. Okay, and then economy is especially related to target based and then calculation based, and rest history, polity, geography, economy, and then science and tech along with the current affairs. These are the main dominative subject which is seen in the prelims, and also it is associated or integrated with mains because these portion is of GS2. This portion is covered in GS paper 1, geography under paper 1, economy under paper 3, governance under paper 2. It means they have a collaboration. Every student following basic books, basic ideology, basic teachers, same book. Suppose polity पढ़ने का तो एम लक्ष्मी कांति मिलेगी सबके हाथ में. ज्यादा से ज्यादा संदीप वर्मा में शिफ्ट मार जाएंगे और ज्यादा एनसीईआरटी. बहुत सारे सोर्सेस खरीदने तो नुकसानदायक होते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए. M. Lakshmikant will give the brief idea, NCERT will give you the base, and then later on essay. They have specially जो टॉपर्स से उन्होंने स्पेशली ये चीज बोली
ये सिर्फ एक फील्ड में बैठने का तरीका है, लेकिन आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, प्लस आप मेरिट में आओगे या नहीं आओगे, ये तीन चीजें डिसाइड करती है। फर्स्ट, ये आपकी तीन चॉइसेस होती हैं जो आपको या तो अधिकारी बनाती है या आपको लिसनर बनाती है बैठ के ताली बजाने वाला। द फर्स्ट चॉइस इज योर ऑप्शनल। आपने अपनी पर्सनालिटी और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपना ऑप्शनल क्या चूज करा। डोंट गो विद द मार्केट ट्रेंड। पीपल थिंक दैट ऑल इंडिया रैंक में हिस्ट्री आई लड़की तो हिस्ट्री इज गुड। पिछले साल दुनिया ये बोलती थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सबसे वाहियात सब्जेक्ट है, कभी मार्क्स नहीं मिलते, एंड द टॉपर वाज लड़का, वो आईएएस जो रैंक 1 है, सौरभ नाम से, सोनीपत से था, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सौरभ जी। उससे पहले वाला टॉपर टीना डाबी, लाइक पीएसआई और ऑप्शनल जिसको कहते नहीं आते। उससे पहले वाली सृष्टि जैन देशमुख, एग्जाम्पल, ऑल इंडिया रैंक 5, अंडर टॉप 5 रैंक में, सोशियोलॉजी ऑप्शनल, मैक्सिमम सिलेक्शन अंडर सोशियोलॉजी एंड लॉ, सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। तो ये मैटर नहीं रखता क्या ऑप्शन लेना है, मेरी पर्सनालिटी जिस चीज को शूट करती है मुझे वो अच्छा है। माना एप्पल महंगा होता है, लेकिन अगर मेरी हैसियत से बाहर है तो आपको सैमसंग में खुश, मेरी नीड पूरी हो रही है ना, बात खत्म। हिडस करके क्या फायदा, ना अपना रहूंगा ना उसका रहूंगा, फिर ज्यादा दिमाग में टेट चीजें। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑप्शनल चूज। सेकेंड वन, हाउ अ पर्सन राइट अ एसे। रीजन बीइंग optional is of 250 marks and 250 marks two paper, that is paper 1 and paper 2 will gives you 500 aggregate, correct है बात। essay paper itself 250 marks individual, it means again a advantage of 250 marks individual, hey knockout once again। the third point is GS paper 4, that is your ethics। अपने आप में सिंगल सब्जेक्ट, सिर्फ गिनती के 10 चैप्टर एंड नॉट रिलेटेड टू एनी स्टडी, ना सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, ना पॉलिटी से रिलेटेड है, ना ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ना साइंस से रिलेटेड है, ना कोई टेक्निकल सब्जेक्ट, कुछ नहीं है। सिंपल, सॉर्टेड एंड द क्लियरेंसी ऑफ माइंड, हाउ टू टेक द डिसीजन, हाउ टू बिल्ड द पर्सनैलिटी ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, हाउ यू कैन डेवलप अ ब्यूरोक्रेट इन योर सेल्फ। अपने आप में एक दफ्तर अधिकारी हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, डिसीजन पावर क्या होती है, डिसीजन सीकिंग पावर क्या होती है, गिविंग पावर क्या होती है, ओबीडियंस, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, रूल, मेंटेनेंस, क्लियरेंस ऑफ माइंड, प्रोबेबुलेशन, कंसाइजनेस, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के बीच का डिफरेंस। एटीट्यूड भी होना जरूरी है और एप्टीट्यूड होना भी जरूरी है, दोनों चाहिए। साइकोलॉजिकल माइंड और लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग। इफ दिस इज अ चेयर एंड समवन सेड कि दिस चेयर इज रॉन्ग, एंड इफ आई एम अग्री विद दैट दिस चेयर इज रॉन्ग, रीजन बीइंग इसका ब्रॉडनेस ज्यादा है, विड्थ बेस के हिसाब से कम है, बट समवन सेड दिस इज गुड, आई हैव अ रीजन आल्सो, यस दिस इज गुड। रीजन बीइंग जरूरी नहीं बड़ा आदमी बैठे, छोटा आदमी भी सिट हो सकता है, यानी पॉजिटिव भी है तो पैरेलली नेगेटिव भी है। इट मींस एक्सेप्टेंस टू एवरीथिंग, नॉट इन आर्ग्यूमेंटेटिव वे बट इन कॉम्प्लीमेंट्री वे। अब अगर आप किसी आईएएस अधिकारी से बात करो, समाज में कुरीतियां बहुत है, किसी नौकर के साथ बैठोगे, राजनेता के साथ बैठोगे, इतनी सारी प्रॉब्लम बता देगा सोसाइटी में, जैसे इस समाज में तो जीना ही मुश्किल है, जैसे जन्म लिया मर जाओ और फटाफट कहीं और पहुंच जाओ, अमेरिका में, एम्स्टर्डम में, थाईलैंड में, रशिया में जन्म ले लो, इंडिया में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन ऑप्टिमिज्म एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ट, इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन सोसाइटी इज बेस्ट, रेस्ट अदर किसी भी वर्ल्ड और सोसाइटी के रिस्पेक्ट में, इंडियन सोसाइटी में बल्कि ज्यादा इंडिपेंडेंसी और पावर अपॉर्चुनिटीज है। बाहर ऐसा नहीं है, बाहर एक रूल और एक रेजिम है, उसके अगेंस्ट जाने पर बहुत तगड़े तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट काउंट किया जाता है। लेकिन इंडिया में वो प्रैक्टिस और बिहेवियर ओके है, बिकॉज वी आर सोशलिस्ट ऑल्सो और वी आर सेक्युलर ऑल्सो एंड वी आर डेमोक्रेटिक नेशन ऑल्सो। लेकिन डेमोक्रेटिक है, लेकिन इसके साथ डाइवर्सिटी भी है, पांचों उंगलियां मिलकर मुट्ठी बना देती हैं, लेकिन कभी भी इकट्ठी नहीं हो पाती। अगर इंडिविजुअल को खींचने की कोशिश करोगे ग्रुप से तो बाहर आएगी जरूर, एक प्रेशर पॉइंट पे पहुंचने के बाद, और अंगूठा इनको कंट्रोल करता है। सपोज दिस इज लॉ एंड दीज आर डेमोक्रेसी, द लॉ इज टेकिंग केयर एंड मेकिंग अ फिस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। समझ रहे हो ना बात को? डन। सो दैट्स व्हाई this GS paper 4 again, which is called as ethics,
व्हाट डू यू मीन ऑफ एथिक्स? एथिक्स का मीनिंग क्या होता है? नीति शास्त्र, नीतियां। हाँ, द पावर टू टेक डिसीजन ऑफ राइट और रॉन्ग, द कंसाइजनेस टू टेक द डिसीजन ऑफ राइट और रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, ये डिसीजन। व्हाट इज टू डू, करना क्या चाहिए इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, बट दिस इज राइट एंड रॉन्ग इज ऑफ मैनी एस्पेक्ट्स, in terms of science, in terms of behavior, in terms of attitude, in terms of aptitude, in terms of family, in terms of behavior, अलग अलग। Ethics itself is also once again of 250 marks and there is only maximum 10 chapters included in it. 8 chapters are especially from thinking level and 2 chapters are especially associated with case studies. So what is the meaning of case study? इंसान अपने आप में कभी कुछ सीखता ही नहीं, दूसरे के फेलियर से या दूसरे की सक्सेस से समझता है क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। हम दूसरे की एग्जाम्पल से ये समझते हैं कि इसने जो गलती करी हमें ये चीज नहीं दोहरानी। देखो हर बंदे का अपना पाथ और गेटवे अलग होता है। मानते टीना डाबी बन गई आईएएस, मैं कभी किसी इंटरव्यूअर का ना तो स्टडी पैकेज फॉलो करता हूँ, ना कभी उसका टाइम टेबल फॉलो करता हूँ, ना वो बुक लिस्ट जो बताता है फॉलो नहीं करता। भाई ठीक है, तेरे को संजीव वर्मा समझ में आई, ठीक है, मैंने पढ़ के खत्म कर दी, मेरी कैपेसिटी संजीव वर्मा से ऊपर की भी है तो मैं पढ़ूंगा ना, मुझे क्या दिक्कत। टॉपर है मानते हैं, तूने 89 स्कोर करे, मैं 129 टारगेट करूंगा, मैं करूंगा, मुझे अपने आप पे भरोसा है। समझ रहे मैं क्या कहना क्या कर रहा हूं? अब एक तो हो गया भरोसा, एक सिर्फ मैं ही करूंगा, दोनों में बस दोनों में एक पॉइंट का डिफरेंस है। मुझे तुमसे इश्क है और मुझे सिर्फ तुमसे इश्क है जैसी लाइन, मुझे तुमसे इश्क है यानी अल्टरनेट है, बचा जा सकता है और सिर्फ तुमसे है, तो ये वही मेट्रो वाला कहानी हो जाएगी जिसका ना गेटवे है ना आउटवे है और समाप्त, फुल स्टॉप लग जाएगा। सो दैट्स व्हाई ये 2 चैप्टर्स केस स्टडीज के हैं। व्हाट वी हैव लर्न इन द केस स्टडीज, केस स्टडीज में आपको किसी पर्सनालिटी का गुड सेंस में भी और बैड सेंस में भी एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जैसे कि बुरहान वानी, एग्जाम्पल श्रीदेवी, एग्जाम्पल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी। नेहरू नहीं दिया जाता, श्रीदेवी, अब्राहम लिंकन, रूजवेल्ट, विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम। विल टेल यू, वॉमिनेंट लेडी, वॉमिनेंट लेडी, दिमाग और जुबान पे जिस औरत का काबू था। माइक ऑफ होता है, मैं बोल दूं कैसे होता है? रुक रुक कोई नहीं, मैं रुक रुक हो गया आई डिड इट। ये काम नहीं कर, छेड़ा ही नहीं, डन। दैट्स व्हाई शी इज गिवन अंडर द केस स्टडी। मरी नहीं, मारा गया उसको अपनों के ही द्वारा, लाइक इंदिरा गांधी। बाहर का मार ही नहीं सकता, खतरनाक आदमी को मारने के लिए घर के बंदे की जरूरत। एग्जाम्पल रावण, विभीषण इज द रीजन। एग्जाम्पल महाभारत, कौरव आर द रीजन्स, मामा इज द रीजन, मामा शकुनी मामा इज द रीजन। साथ था लेकिन उसको मालूम था कौन किससे मरेगा, इसलिए वहीं लड़वाया। श्रीदेवी इज एग्जाम्पल रीजन, बोनी कपूर। यू विल अंडरस्टैंड द सोसाइटी, यू विल अंडरस्टैंड द सोसाइटी कि हाँ बट तभी तो केस स्टडी है। एग्जैक्टली तो यही हमें करना है। एथिक्स हमें यही सिखाती है, वी डोंट गिव एट द एंडिंग कंक्लूजन, वी लेफ्ट द थिंग इन सच ए वे दैट इट इज गोइंग टू बी प्रूव्ड इन नेक्स्ट टाइम। दिस इज द एथिक्स। वंस द सिचुएशन इज अंडर एम्बिग्यूसिटी, अगर एम्बिग्यूअस है तो हम कभी भी फाइनल कंक्लूजन नहीं निकालते, हम उसको कहां ड्रॉप कर देते हैं? एट द एंड ले जाके कि येट टू बी कंटिन्यूड, अभी होने वाला है आगे। समझ रहे हो? चैलेंजिंग टाइप का रखते हैं, ठीक है। सो एथिक्स एंड जीएस पेपर। अब अगर इनको सम करो, इफ यू विल मेक द टोटल ऑफ ऑल दिस, व्हाट इज द टोटल एग्रीगेट ऑफ मार्क्स? 1000। टोटल एग्रीगेट मार्क्स इज 1000 एंड व्हाट इज द लास्ट selection list which is top down for mains to qualified is 996 and in this still अभी तो मैंने 3 सब्जेक्ट लिखे। we have left the GS paper 1,
GS paper 2 and GS paper 3. These 3 are left. ना? और इनको क्वालिफाई करने से पहले हमारे पास लैंग्वेज पेपर और होते हैं. आई विल हेल्प यू टू रीड इन दिस ऑल्सो. लैंग्वेज पेपर काफ़ी इजी में बता दूंगा आपको कैसे पढ़ना था. सो इट मीन्स इफ आई एम गोइंग टू गेट फर्स्ट चांस सिलेक्शन देन इट इज क्वाइट इजी फॉर मी. अगर मेरे ये 3 सब्जेक्ट डोमिनेंट है तो मैं अपने आप को इस पोर्शन में, ये तो हो गया अंडर रैंक ऑफ 700 कि मुझे कुछ भी मिलेगा, टू रीच दिस डेस्टिनेशन विद पॉजिटिव माइंडसेट that my rank will be under 100. Positive mindset that my rank will be under 100. Then we have to cover these portion according to special strategy. Maximum students stand here in the preparation because they take a target in the mind. Means answer practice, answer writing, means target here. And only few of them, they have a positive mindset, they have an aptitude in itself, plus they have attitude in itself, and they jump into the next shield and reaches here with the positive mindset and they comes under rank 10. These are the toppers. That's why they are the toppers. That's why they get the opportunity to stand on the platform and give deliberative lecture to others what to do and what not to do at the right time, because they understand the basic concept of ethics. UPSC is not a preparation. UPSC is just a kind of mind game. We need to think patiently, calmly and have to realize पिछले 5 साल के पेपर खा जाने का. You actually understand by your self study कि पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना. Suppose I am talking about president. अपन president पढ़ रहे हैं. आर्टिकल 52 से शुरू हुआ, 53 पढ़ा, 54 पढ़ा, 60 पहुंचे, पता लग गया कि इम्पीचमेंट होता है. 72 तक पार्डोनिंग पावर तक पहुंच गया, रट्टा मार लिया, खतरनाक बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया. ईच एंड एवरीबॉडी इज क्रैम्ड. सवाल उठाया 2019 में, सवाल नहीं. 20 में, 21 में, टाइम वेस्ट. और पढ़ना क्या चाहिए था? सेंटर स्टेट रिलेशन. उस पर सवाल उठा, उस पर कंटिन्यू 3 साल उठा. इट मीन्स व्हाट? पोर्शन इज इंपॉर्टेंट but up to that mark. In respect of this, center state relation in parliament is more important than respect of this. क्योंकि कंटिन्यूस क्वेश्चन पूछे, पार्लियामेंट और सेंटर स्टेट रिलेशन की ब्रांचेस ज्यादा ओपन है, काफी जगह खुलेंगी तो क्वेश्चन का एरिया बढ़ जाता है, इसलिए यूपीएससी ने यहां से उठाया. प्रेसिडेंट कंसाइज है ना भाई, आर्टिकल बेस्ड है, क्या पूछेगा? उसका क्वेश्चन उठा मेंस में. तो जो कंसाइज होता है उसमें यूपीएससी मांगती है इलैबोरेशन, जस्टिफिकेशन, इवैल्यूएशन. अब जो मैं ये वर्ड बोल रहा हूं ना, ये मैं आपको एथिक्स पढ़ा रहा हूं. किसी चीज को कंसाइजली, पेशेंटली समझना ही एथिक्स है. इलैबोरेशन, जस्टिफिकेशन, कंसाइजनेस मांगना, दैट इज मीन्स. पार्लियामेंट प्रेसिडेंट पे पूछा. द सिलेक्शन मोड ऑफ, पिछले साल का सवाल है, इंडियन प्रेसिडेंट एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट के बीच में कंपैरिजन रख के पूछा गया था 15 मार्क्स में. Who has more power and election method of Indian president and French president? Because I am taking GS paper 2 complete also, polity, IR and governance. I am from law background, LLB, LLM from Delhi University. Ashwin Singh Rajput. Ashwin. Delhi born and brought up. From Haryana. Father belonged from Haryana. I born and brought up in Delhi itself. Mummy is from Lucknow. पापा का नेटिव प्लेस बचपन टाइम का, जब कभी किले विल्ले थे उनके, तो हरियाणा हुआ करता था. एंड ही इज रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, तो वो भी दिल्ली में ही थे सब कुछ उनका. तो मेरा बेसिकली रूट आप कहेंगे दिल्ली इटसेल्फ. आई एम सेंट्रल गवर्नमेंट सिटीजन. हमारे डुअल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है. वाई, यही सवाल पूछ लिया. वाई एंड इवैल्यूएट दिस स्टेटमेंट. नाउ इट इज रिलेटेड विद पार्लियामेंट्री एक्शन. Now it is related with indirect and directive selection of government. It is related with democracy also. It is related with executive selection and legislative selection of the representatives. In Lok Sabha we give the legislative selections. In Rajya Sabha we give indirectly executive, and in topmost executive like vice president and president we gives indirectly voting. We gives election to the direct representative, that is called Lok Sabha members,
and Lok Sabha members along with Rajya Sabha member give or choose the electatives from the top executives like president और vice president को वो choose करते हैं। तो हमारे यहाँ अगर सब कुछ ही डायरेक्ट इलेक्शन होता तो हमारी फ्रेंच टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती, और इसलिए हमारे यहाँ पर कैसी है, सेमी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, प्योर डेमोक्रेटिक नहीं है हमारे यहाँ, सेमी है। फ्रेंच की गवर्नमेंट जो है वो प्योर डेमोक्रेटिक है, बल्कि वहां पर प्रेसिडेंट का सिलेक्शन भी कौन करता है, आम आदमी, और यहाँ पर भी कौन करता है, और मतलब एग्जीक्यूटिव का भी और लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेटिव का सिलेक्शन कौन करता है, आम आदमी। लेकिन इंडिया में उल्टा है, लेजिस्लेटिव सिलेक्शन कौन करता है, आम आदमी, लेकिन एग्जीक्यूटिव का सिलेक्शन कौन करता है, लेजिस्लेटिव के रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज चूजिंग एग्जीक्यूटिव्स। दैट्स वाई इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बात लिखी जाती है क्या, एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव्स। याद आ रही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पहले लाइन में लिखी है, दिस इज एथिक्स। इंडिया डिसाइडेड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू एट द राइट टाइम एंड व्हाट इज रॉन्ग, बिकॉज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज इन अ कंडीशन कि डायरेक्टली लोगों के हाथ में पावर ट्रांसफर नहीं दे सकती थी, क्योंकि स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन ही 1956 का एक्ट आया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, तब तो जाके स्टेट जुड़े हैं, जूनागढ़, याद आ रहा है, जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद बाद में जुड़े, और तब भी इकट्ठे नहीं जुड़े, कोई किस डायरेक्शन में भाग रहा था, कोई किस डायरेक्शन में, किसी का कहना था हमारी सरकार चलेगी, किसका कहना था हम तो अपने घर के राजा बनेंगे, मान ही नहीं रहे थे। उस मूवमेंट अगर डायरेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव दे देते लोगों को, तो हर घर का आदमी अपने आप में क्या होता, प्रधान, समझ रहे हो, और एक डायरेक्टिव डेमोक्रेसी बन ही नहीं पाती। इसलिए हम लोगों ने सिर्फ लेजिस्लेटिव को चूज करने के लिए पावर दी लोगों को, और उनमें से सिलेक्शन की पावर दी एग्जीक्यूटिव्स को, ताकि हम आराम से रिस्पॉन्सिबली उसको ट्रीट कर सके। सो इंडियन डेमोक्रेसी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खराब नहीं था, डिपेंड ऑन सिचुएशन क्या थी। सो अभी मानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने दैट टाइम जो डिसीजन लिया एथिक्स के अकॉर्डिंग राइट था कि रॉन्ग था, राइट था कि रॉन्ग था, उस टाइम के डिसीजन राइट था, सिचुएशन की डिमांड थी ना, बस यही है एथिक्स। द कंसाइजनेस ऑफ माइंड, आपको लगे प्यास, आपके तीन ऑप्शन है, शरबत, पानी और अल्कोहल। सर डिपेंड कंडीशन, मैं बोल रहा हूं -47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, प्यास लग रही, पी पानी। मैंने वाटर बोला, मैंने कब बोला नॉर्मल वाटर, आइस भी तो हो सकता है तो वाटर ही। एट दैट टाइम सर अकॉर्डिंग टू कंडीशन अल्कोहल इज ए, अल्कोहल फ्रीज नहीं होगा सर, इथेनॉल है, फ्रीज नहीं होगा सर। आई विल प्रेफर अल्कोहल, इथेनॉल, ताकि वो डिहाइड्रेशन को और अंदर रोके और हीट कंज्यूम करे। आई विल नॉट प्रेफर शरबत, सर फ्रीज हो चुका होगा इतनी देर में, तो मैं गर्म करूंगा, मैं ही गर्म हो चुके खत्म हो लूंगा, प्यास नहीं बुझेगी। सो सर एक्चुअली डिपेंड ऑन कंडीशन, देन आई विल टेक द डिसीजन राइट और रॉन्ग। सो देयर इज अ मॉब लिंचिंग देयर एंड पीपल्स आर थ्रोइंग स्टोन and I am trying to connect with my SP. I am a DSP of a state and district and I was posted there. मुझे ऑर्डर से शांति से बस इनको हटाना है, कुछ नहीं करना, नो लाठी चार्ज, नो समथिंग एंड ऑल, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिशन। लेकिन आई वाज सिटिंग डाउन, आई रिक्वेस्ट टू द पीपल, सपोज कि प्लीज स्टैंड अप एंड गिव द वे टू दी, ट्रैफिक जैम हो रहा है, उसमें एक लेडी ऐसी है जो प्रेग्नेंट है और एम्बुलेंस में बंद है, समझ रहे हो, डिसीजन देखना सीखना, यही एथिक्स। सबसे पहला चैप्टर है ह्यूमन वैल्यूज। अब तुम्हें समझ में आएगा, तुम्हारी रेलगाड़ी में 500 लोग बाग यात्रा कर रहे हैं और सामने एक बुल कार्ट है जिसमें एक माँ है, एक छोटा बेटा है और पिता है, और उनकी बुल कार्ट फंस गई है, गाड़ी और आपके बीच में अब दूरी है। कंडीशन बताऊंगा आगे, किसको उड़ाओगे, उनको कि पूरे 500 लोगों को बचाओगे? उड़ाना ही नहीं है सर, वेट, आई विल आस्क द क्वेश्चन कि कितनी दूरी है और कितने पर सेकंड पे मेरी ट्रेन चल रही है। इफ इट इज पॉसिबल आई विल अप्लाई द ब्रेक। तो पहले सिचुएशन को समझना जरूरी होता है। तो ह्यूमन बिहेवियर प्लस कंसाइजनेस इज द फर्स्ट चैप्टर। आप रीजन समझोगे हर बात का। कोई आपसे कहेगा नहीं ये पढ़ ले, तो आप ये नहीं मानोगे हाँ पढ़ ले भाई, यू विल गेट क्यों, अच्छा ओके ऐसा होता है, तेरे पे वैलिड प्रूफ है, यू हैव द एविडेंसेस, ओके शो इट, रिप्लाइड। आप मतलब चीजों पर ट्रस्ट करोगे आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑल। रेशनल बिहेवियर आपका आ जाता है, आपके अंदर कंसाइजनेस, एप्टीट्यूड बढ़ जाता है, और एप्टीट्यूड बढ़ने के बाद ही इंसान में एटीट्यूड आता है। पहले एटीट्यूड नहीं आता,
जिसमें खाली एटीट्यूड आता है उस बंदे की चीज अलग से दिखती है, वो एक तरीके से अननेचुरल बिहेवियर होता है। सपोज एक लेडी आई आके वो जबरदस्ती दिखावा कर रही है, देखो गुच्ची का पर्स, एप्पल का फोन, सब कुछ समथिंग समथिंग, पता लगा सारा का सारा जो शॉपिंग किया हुआ है वो इसको सब पता है इसको सब पता है। यू अंडरस्टूड? सो दिस इज कॉल्ड फेक एटीट्यूड। बट इफ अ पर्सन हैज एन एप्टीट्यूड, सपोज अंबानी की फैमिली से कोई आया, इफ शी इज कैरिंग दैट गुच्ची पर्स एंड एप्पल, वो दिखाएगा ही नहीं। यू अंडरस्टैंड व्हाई? कंसाइजनेस, ह्यूमन वैल्यूज, उसके लिए उन चीजों से बढ़कर भी बहुत कुछ है, उसके लिए वो नॉर्मल एसेट है। समझ रहे हो? यू अंडरस्टैंड द थिंग? सो व्हाट एग्जांपल आई वाज गिविंग, सपोज आई एम अ डीएसपी और मुझको ऑर्डर दिया गया कि आपको इनको प्यार से हटाना है, मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए, स्टोन पेल्टिंग अगर होती भी है तो कंट्रोल करेंगे, लाठी चार्ज नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, जो वाटर कैनन से होती है वो मारनी है बस। नाउ आई गेट देयर, आई रिक्वेस्टेड एज एन डीएसपी की प्लीज आप उठ जाइए, हम लोगों का ट्रैफिक जाम हो रहा है पीछे, आपने नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया है। एंड नेशनल हाईवे इज दिस मच इंपॉर्टेंट। टेक द रिसेंट एग्जांपल ऑफ असम एंड मेघालय डिस्प्यूट, एंड द सिचुएशन वाज दिस मच क्रिटिकल कि that they have blocked the highway, and highway is this much important, it connected the two different state simultaneously, rest other state are also connected with this highway, entire transportation system is blocked because of that lynching। खाने का आइटम, पीने का आइटम, एम्बुलेंस, मेडिकल, हेल्थ फैसिलिटी, सारी सर्विस ब्लॉक्ड because they blocked the road। I requested them but they was very furious and anger one, and they replied that either we want decision on the spot because we belong to Jat community, Ahir community। Suppose I am taking fictitious example, मैं एक फिक्शियस एग्जांपल ले रहा हूं, आपको बस थोड़ा समझना है। जनरली राजस्थान में जब कभी भी इस तरीके का गुस्सा उठता है फॉर आरक्षण और रिजर्वेशन, तो ऐसी कंडीशन जागती है और आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। लखनऊ में भी ऐसा होता है, सॉरी यूपी में भी ऐसा होता है काफी बार, आंध्र प्रदेश में भी ऐसा ही होता है। तो जहां पर सोशल कल्चराइजेशन है ना, कि जहां पर मेजोरिटी ऑफ पीपल रहते हैं एक ही कम्युनिटी के, वहां ऐसा होता है। या दो ओपोनेंट ग्रुप रहते हैं जहां पर मेजोरिटी माइनॉरिटी ऊपर नीचे होती है, तो वहां ऐसा देखने के लिए मिलता है। नाउ यू रिक्वेस्टेड, वहां पे लोगों ने क्या करा, आपको पहले तो बोला भाग जाओ, आप नहीं गए, आपने बैठा, उनके बड़े किसी बंदे से बात करने की कोशिश करी। नाउ दे स्टार्टेड, पुलिस को मारो, उन्होंने लठ उठाए और आप पे मारना शुरू करा। आपके इस बीच में रोक रुकाव के अंदर 10 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। अब आपका फोन मिला रहे हो, आपका एसपी से कनेक्टेड नहीं हो रहा। नाउ यू आर इन सिचुएशन, व्हाट यू विल डू, यू विल रिप्लाई बैक विद लाठी चार्ज or else you will move out from the situation। तो फिर क्या करोगे? बता तो दिया पूरा। अब आपके उन्होंने सामने से लाठियां चलानी शुरू कर दी हैं, आप पे दो ही रास्ते हैं और आपके 10 पुलिसकर्मी जख्मी हो चुके हैं बुरे तरीके से। नाउ सर थिंग वाज दैट, ऑर्डर ये थे कि बचाना है, जब ये शांति से बैठे हो तब, वो तब वाली सिचुएशन हो गई खत्म। नाउ अकॉर्डिंग टू व्हाट इज टू डू, सर रॉन्ग करना पड़ेगा। रिजोन बीइंग तब तक राइट था जब तक वो शांति से बैठे थे। द मोमेंट दे स्टार्टेड वायलेटिंग द स्टेट लॉ, and I am the gardener of state law because I am a DSP, I have to take care of the public services and public maintenance। This police karmi is also a human, इसको भी safeguard करना is my duty। So in reply back to that, this is not a wrong decision, now this will become equivalent to right decision to use violence with them, and I will give the order of without SP lathi charge with water cannon। Firstly I will don't go with lathi charge, I have other alternate, firstly I will prefer water cannon। लेकिन अब तब भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, देन आई विल स्काप आउट कि वो जो आजू गैस के गोले होते हैं वो फायर करो, स्मोक गैस, भाग जाए। फिर भी अगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, देन आई विल सेट लाठी चार्ज। और पुलिस की लाठी चार्ज में और सामने वाली लाठी चार्ज में फर्क होता है। उनके पास होते हैं एबोनाइट रोड, वो होते हैं इश्क की तरह, लगते बहुत तेज है लेकिन निशान नहीं आता और बहुत गहराई तक जाता है, बहुत खतरनाक होते हैं वो। इबोनाइट रोड होती है ना वो, समझ रहे हो? यू अंडरस्टैंड एथिक्स?
11 बजे तक का काम को है, तो इसके अंदर वहाँ पे इंजीनियर से लिखा हुआ कि अभी आओ, तब तो 2 बजे की जरूरत है। हाँ नहीं, जब मेरी टीचर थी वो 11:30 बजे तक मैं तो मीडिया वाले ने किसी तरह से टीचर छाप दिया, 11 बजे तक उनको नहीं सुनना। 11 बजे के बाद फिर उन्होंने बोला कि अब आपको परमिशन जो टाइम खत्म हो गया, उधर बोल रहा था तो 2 बजे सब कुछ बैठ गया। लेट्स बिगिन गाइस, स्टार्ट करें। यू अंडरस्टैंड द इंटायर कोर मीनिंग। सिलेबस लिखूं आज कि पहले बेसिक्स बढ़ करें। जनरली सब लोग क्या करते हैं, एथिक्स पढ़ाना जब शुरू करते हैं तो चैप्टर ही उठा लेते हैं पहला। मेरा क्या उल्टा, पहले मैं एक एक सिंपल की वर्ड का मीनिंग बताऊंगा, क्योंकि जो आगे चैप्टर्स में आने वाले, देन वी विल गो विद द सेम। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैं सीधा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना शुरू नहीं करता। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इतना कुछ बता चुका होता हूँ कि आगे पढ़ने में आसानी बहुत कुछ होती है। हमें प्रेसिडेंट पहले ही पता लग चुका होता है, अच्छा ये तो वाइसरॉय था। प्राइम मिनिस्टर पढ़ने से पहले बच्चों को पहले पता, अरे ये तो सेक्रेटरी टू द स्टेट था। अरे जो गवर्नर की काउंसिल थी, यही तो चल के आगे प्रेसिडेंट की काउंसिल बनी, जो कन्वर्ट होगी राज्यसभा में। और जो सेक्रेटरी टू द स्टेट की काउंसिल थी जिसमें 60 मेंबर थे, ये कन्वर्ट हो गई लोकसभा में। वहां पर डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते थे सेक्रेटरी टू स्टेट में, ये बन गई लोकसभा, पीपल्स हाउस। और वाइसरॉय के में होते थे सिलेक्टेड बंदे, बूढ़े बूढ़े लोग बाग, 6 होते थे, गिनती के कम होते थे, ये बन गई राज्यसभा। बच्चों को पहले ही माइंड क्लियर हो चुका होता है क्या होने वाला है आगे चल के, समझ रहे हो ना। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की जरूरत की थी। गांधी एट दैट टाइम इन टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशन वाज डिमांडिंग फंडामेंटल राइट, and parliament at that time in terms of Britain was giving them DPSP, directive principle of state policy। जैसे स्टेट को वो ब्रिटिशर्स के तौर पर रन करना चाहते थे वो कर रहे थे, लेकिन इधर लोगों की डिमांड क्या उठ रही थी, पर्सनल राइट। तो पर्सनल राइट क्या थे, फंडामेंटल राइट्स। और देखो सारे फंडामेंटल राइट में आप जितना भी एग्जांपल देखोगे तो या तो वो पर्टिकुलर पर्सन से डिमांडिंग है, किसी कम्युनिटी से डिमांडिंग है, या किसी की स्पेशल एथेंटिसिटी की फुलफिलमेंट की डिमांडिंग है। ठीक है, कैन आई रेज दिस क्वेश्चन? लेट्स बिगिन विद एथिक्स। राइट डाउन डेफिनेशंस एंड सम कीवर्ड्स। जो हमारी पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बन रही है, उन्होंने चेयर्स बढ़ा दी अपने लोकसभा और राज्यसभा। हाँ जी, रीजन बीइंग, देखो ऐसा हो सकता है, हम लोगों ने आज तक कॉन्स्टेंटली ये पढ़ा है कि लोकसभा के अंदर जो सीट्स हैं वो कितनी है, 550, और वो कभी बढ़ेंगी नहीं। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हो आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना कटा, और जैसे कि बिहार में से झारखंड कटा। इट इज माइट बी ए पॉसिबिलिटी कि नंबर ऑफ स्टेट्स के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ने की वजह से रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी। अब वो रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी तो सबसे पहले कहाँ दिखेगी, स्टेट की असेंबली में। और स्टेट की असेंबली में अगर पहले 90 सीट थी, तो अगर 140 सीट बढ़ गई तो उनमें से जो रेशियो ऑफ प्रपोर्शन है, तो 90 में से 10 आदमी आते थे, 140 में से भी 10 आएंगे तो है नहीं। हो सकता है इट माइट बी पॉसिबिलिटी कि उनमें से 10 की जगह हमें 12 लेना पड़े। तो वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट इन दी लोकसभा। सो इंडिया, प्लस इसके साथ दूसरा रीजन, इंडिया अंडर आर्टिकल नंबर 2B इज एस्टैब्लिशिंग आउटवर्ड टेरिटरी आउटसाइड ऑफ इंडिया, लाइक मॉरिशस में, साइचेल्स में, ज़ाम्बा में, युगांडा में। इन जगहों पर भारत अपनी टेरिटरी को धीरे धीरे इंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू स्टेबलाइज कर रहा है। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं हमारी रिप्रेजेंटेशन जाएगी, तभी तो एंग्लो इंडियंस वहां के बहुत इधर ट्रांसफर हो रहे। नाइजीरियन पीपल्स, ब्लैक जो होते हैं थोड़े से, सॉरी आई एम यूजिंग रेशियलिज्म वर्ड, बट मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऑल्दो आई एम वेरी लविंग ऑफ दिस थिंग। ठीक है, सो हो सकता है कि उनकी भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी। इन टर्म्स उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ रही थी, अगेन वी नीड, ऑल्दो हमने 104 अमेंडमेंट के अंदर एंग्लो इंडियन की जो 2 सीटें फिक्स हुआ करती थी वो हटा दी, लेकिन कल को अगर 20 एंग्लो इंडियन आके बैठ जाते तो डिमांड करेंगे ना। अब 2 में कहाँ बिठाए, 18 को क्या भगाएं? वो कहेंगे ओ हमारी तो बुरा हाल कर दिया। कम से कम 20 में से 3 को तो बिठाना पड़ेगा, देन वी रिक्वायर द सीट आल्सो। सो इट माइट बी पॉसिबिलिटी इंडिया इज एक्सपेंडिंग इट्स टेरिटरी, सो इट माइट बी पॉसिबिलिटी विद द एक्सपेंशन ऑफ द टेरिटरी वी रिक्वायर्ड व्हाट, द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सीट्स। लेट्स बिगिन। चैप्टर के नाम ने कल लिखवाऊंगा, चैप्टर के नाम पूरा का पूरा। पहले बेसिक डेफिनेशंस पढ़ते हैं, बेसिक कीवर्ड्स। अरे खत्म हो गया इसमें,
कोई नहीं, आई हैव वन। जब ये खत्म हो जाएगा देन आई विल टेल यू। अरे बेसिक कीवर्ड्स, associated with ethics. The word sorry, you have any question? You have any question? सर जब आपने वो सिचुएशन पूछा था ना, उसमें मैंने नो इसमें बोला था कि अभी तो 10 लोग ही पीछे हैं जी, तो पीछे हटना अभी थोड़े टाइम के लिए ठीक रहेगा। पीछे नहीं हटा तो वहीं पे रखे हटते, थोड़ा सप्लाई आने का वेट कर देंगे, और लोग आ जाए फिर पीटेंगे। इसको कहते हैं, इसको पता कहते हैं, एक मोरल्स आएगा अभी आगे, मोरल्स एंड एथेंटिसिटी। भावुकता में और रियलिटी में ना फर्क होता है। आप 24 घंटे मोटिवेटेड नहीं रह सकते, एक सच्चाई सुनो। मोटिवेटेड आदमी तब तक ही रहता है जब तक पढ़ रहा होता है, उसको रियल टाइम जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो फेस करनी पड़ती है और उनको एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। एग्जैक्टली सपोज आप रोड पे चल रहे हो, हैं, आप रोड पे चल रहे हो, मैं आपके पीछे से आया, मैंने एकदम से डंडा लिया और आपके सर पे खींच के मारा, आपकी बहुत तेज लगी, आपका अगला रिएक्शन क्या होगा? वेट करूं कि दूसरा ना मार दे, पलट के मारोगे ना, बस यही गलत है। सर मारने से पहले मैं बचाव करूंगा अपना, पहले मैं टर्न करूंगा, दूसरा हिट ना हो तो उसे रोकूंगा, पहले मैं करूंगा सेफगार्ड, फिर मैं सोचूंगा अटैक के हिसाब से, क्योंकि हो सकता है किसी ने मजाक में मारा और हो सकता है किसी ने थेफ्ट की कंडीशन में मारा, तो पहले मैं सेफगार्ड करूंगा। सेफगार्ड करूंगा मतलब अगला अटैक ना हो, और फिर उसके बाद मैं रिएक्शन दूंगा। तो उस मूवमेंट में जब 10 लोग बाग जख्मी हो चुके हैं, आपके पास सेफगार्ड का ऑप्शन ही नहीं है, जख्मी हो गए, तो यू हैव टू गिव द रिएक्शन नाउ। बेसिक कीवर्ड्स एथिक्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। द वर्ड एथी एंड CS इज बेसिकली टर्म्स ऑफ डिसीजन, टर्म्स ऑफ डिसीजन with respect to morals and conditions। बस ये है इस शब्द की एग्जैक्ट मीनिंग। टर्म्स ऑफ डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू morals and conditions, ethics, that is इसका मीनिंग समझते ना, जो मैं ऐसे लिख रहा हूं I.E, that is whether to choose between what is right and what is wrong according to situation under moral values, under ethical values, under logical values या logical context, under analytical context, etc. under social context, social morality context। दिख नहीं रहा? कैमरा इसका लाइट ऑफ करूं? What is right and what is wrong according to situation under moral values, ethical values, logical context, analytical context, social morality context। सामाजिक न्याय के तौर पर, सामाजिक नीति के तौर पर। मोरल्स क्या होते हैं वैसे हिंदी में मीनिंग? मेरे मोरल्स मुझे ये करने के लिए सेम, बोथ आर कॉमन। वन इज उर्दू वर्ड, सेकेंड इज देवनागरी वर्ड। अखलाक, अखलाक करेक्ट ना? लाइक जैसे दिल के बहुत करीब, लखते जिगर,
लक्ष्य जिगर ना, लक्ष्य जिगर, हाँ। अकॉर्डिंग टू शॉर्ट टर्म्स यूज होती है, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा आपको। ये काम ये रुकता नहीं है ना। हेलो 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 हेलो, ठीक है डन। Okay, write down basic definition of ethics. Basic meaning of ethics. Ethics का basic meaning लिखें। कहाँ पे? एथ वर्ड का मीनिंग होता है एथेंटिसिटी। द वर्ड एथ एक्चुअली रिप्रेजेंट एथेंटिसिटी, किसी चीज का सही या गलत होना। एंड IA6 का मतलब होता है डिसीजन पावर। डिसीजन पावर ये एक्चुअली ना ग्रीक वर्ड है, एथेंटिसिटी विद डिसीजन पावर, निर्णय शक्ति। छेड़ा ही नहीं, डन। दैट्स व्हाई शी इज गिवन अंडर द केस स्टडी। मरी नहीं, मारा गया उसको अपनों के ही द्वारा, लाइक इंदिरा गांधी। बाहर का मार ही नहीं सकता, खतरनाक आदमी को मारने के लिए घर के बंदे की जरूरत। एग्जाम्पल रावण, विभीषण इज द रीजन। एग्जाम्पल महाभारत, कौरव आर द रीजन्स, मामा इज द रीजन। मामा शकुनी मामा इज द रीजन। साथ था लेकिन उसको मालूम था कौन किससे मरेगा, इसलिए वहीं लड़वाया। श्रीदेवी इज एग्जाम्पल रीजन। बोनी कपूर। यू विल अंडरस्टैंड द सोसाइटी, यू विल अंडरस्टैंड द सोसाइटी कि हाँ, बट तभी तो केस स्टडी है। एग्जैक्टली तो यही हमें करना है। एथिक्स हमें यही सिखाती है, वी डोंट गिव एट द एंडिंग कंक्लूजन, वी लेफ्ट द थिंग इन सच ए वे दैट इट इज गोइंग टू बी प्रूव्ड इन नेक्स्ट टाइम। दिस इज द एथिक्स। वंस द सिचुएशन इज अंडर एम्बिग्यूसिटी, अगर एम्बिग्यूअस है तो हम कभी भी फाइनल कंक्लूजन नहीं निकालते, हम उसको कहां ड्रॉप कर देते हैं, एट द एंड ले जाके कि येट टू बी कंटिन्यूड, अभी होने वाला है आगे। समझ रहे हो, चैलेंजिंग टाइप का रखते हैं, ठीक है। सो एथिक्स एंड जीएस पेपर। अब अगर इनको सम करो, इफ यू विल मेक द टोटल ऑफ ऑल दिस, व्हाट इज द टोटल एग्रीगेट ऑफ मार्क्स? 1000। टोटल एग्रीगेट मार्क्स इज 1000। एंड व्हाट इज द लास्ट selection list which is top down for mains to qualified is 996. And in this still, अभी तो मैंने 3 सब्जेक्ट लिखे, we have left with GS paper 1, GS paper 2 and GS paper 3. These 3 are left ना, और इनको क्वालिफाई करने से पहले हमारे पास लैंग्वेज पेपर और होते हैं।
आई विल हेल्प यू टू रीड इन दिस ऑल्सो. लैंग्वेज पेपर काफ़ी ईजी में बता दूंगा आपको कैसे पढ़ना था. सो इट मीन्स इफ आई एम गोइंग टू गेट फर्स्ट चांस सिलेक्शन देन इट इज़ क्वाइट ईजी फॉर मी. अगर मेरे ये 3 सब्जेक्ट डोमिनेंट है तो मैं अपने आप को इस पोर्शन में, ये तो हो गया अंडर रैंक ऑफ 700 कि मुझे कुछ भी मिलेगा, टू रीच दिस डेस्टिनेशन विद पॉजिटिव माइंडसेट दैट माय रैंक विल बी अंडर 100. Positive mindset that my rank will be under 100, then we have to cover these portion according to special strategy. Maximum students stand here in the preparation because they take a target in the mind, means answer practice, answer writing, means target here. And only few of them, they have a positive mindset, they have an aptitude in itself, plus they have attitude in itself, and they jump into the next shield and reaches here with the positive mindset and they comes under rank 10. These are the toppers. That's why they are the toppers. That's why they get the opportunity to stand on the platform and give deliberative lecture to others what to do and what not to do at the right time, because they understand the basic concept of ethics. UPSC is not a preparation, UPSC is just a kind of mind game. We need to think patiently, calmly and have to realize. पिछले 5 साल के पेपर खा जाने का. You actually understand by your self study कि पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना. Suppose I am talking about president, अपन president पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 52 से शुरू हुआ, 53 पढ़ा, 54 पढ़ा, 60 पहुंचे, पता लग गया कि इम्पीचमेंट होता है, 72 तक पार्डनिंग पावर तक पहुंच गया, रट्टा मार लिया, खतरनाक बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया, ईच एंड एवरीबॉडी इज क्रैम्ड. सवाल उठाया 2019 में, सवाल नहीं, 20 में, 21 में, टाइम वेस्ट. और पढ़ना क्या चाहिए था, सेंटर स्टेट रिलेशन, उस पर सवाल उठा, उस पर कंटिन्यू 3 साल उठा. इट मीन्स व्हाट, पोर्शन इज इंपॉर्टेंट but up to that mark. In respect of this center state relation in parliament is more important than respect of this, क्योंकि continuous question पूछे, पार्लियामेंट और सेंटर स्टेट रिलेशन की ब्रांचेस ज्यादा ओपन है, काफी जगह खुलेंगी तो क्वेश्चन का एरिया बढ़ जाता है, इसलिए यूपीएससी ने यहां से उठाया. प्रेसिडेंट कंसाइज है ना भाई, आर्टिकल बेस्ड है, क्या पूछेगा, उसका क्वेश्चन उठा मेंस पे. तो जो कंसाइज होता है उसमें यूपीएससी मांगती इलैबोरेशन, जस्टिफिकेशन, इवैल्यूएशन. अब जो मैं ये वर्ड बोल रहा हूं ना, ये मैं आपको एथिक्स पढ़ा रहा हूं. किसी चीज को कंसाइजली, पेशेंटली समझना ही एथिक्स है. इलैबोरेशन, जस्टिफिकेशन, कंसाइजनेस मांगना, दैट इज मीन्स. पार्लियामेंट प्रेसिडेंट पे पूछा, द सिलेक्शन मोड ऑफ, पिछले साल का सवाल है, इंडियन प्रेसिडेंट एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट के बीच में कंपैरिजन रख के पूछा गया था 15 मार्क्स में. Who has more power and election method of Indian president and French president? Because I am taking GS paper 2 complete also, polity, IR and governance. I am from law background, LLB, LLM from Delhi University. Ashwin Singh Rajput, Ashwin. Delhi born and brought up. From Haryana. Father belonged from Haryana. I born and brought up in Delhi itself. Mummy is from Lucknow. पापा का नेटिव प्लेस बचपन टाइम का, जब कभी किले विल्ले थे उनके, तो हरियाणा हुआ करता था. एंड ही इज रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, तो वो भी दिल्ली में ही थे, सब कुछ उनका. तो मेरा बेसिकली रूट आप कहेंगे दिल्ली इटसेल्फ. आई एम सेंट्रल गवर्नमेंट सिटीजन. हमारे डुअल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है. वाई, यही सवाल पूछ लिया. वाई एंड इवैल्यूएट दिस स्टेटमेंट. नाउ इट इज रिलेटेड विद पार्लियामेंट्री एक्शन. Now it is related with indirect and directive selection of government. It is related with democracy also. It is related with executive selection and legislative selection of the representatives. In Lok Sabha we give the legislative selections. In Rajya Sabha we give indirectly executive, and in topmost executive like vice president and president we give indirectly voting. We give election to the direct representative, that is called Lok Sabha members. And Lok Sabha members along with Rajya Sabha member give or choose the electatives from the top executives like president और vice president को वो choose करते हैं. तो हमारे अगर सब कुछ ही डायरेक्ट इलेक्शन होता तो हमारी फ्रेंच टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती. और इसलिए हमारे यहाँ पर कैसी है,
सेमी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, प्योर डेमोक्रेटिक नहीं है हमारे यहाँ, सेमी है। फ्रेंच की गवर्नमेंट जो है वो प्योर डेमोक्रेटिक है, बल्कि वहां पर प्रेसिडेंट का सिलेक्शन भी कौन करता है, आम आदमी, और यहाँ पर भी कौन करता है, और मतलब एग्जीक्यूटिव का भी और लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेटिव का सिलेक्शन कौन करता है, आम आदमी। लेकिन इंडिया में उल्टा है, लेजिस्लेटिव सिलेक्शन कौन करता है, आम आदमी, लेकिन एग्जीक्यूटिव का सिलेक्शन कौन करता है, लेजिस्लेटिव के रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज चूजिंग एग्जीक्यूटिव। दैट्स वाई इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बात लिखी जाती है क्या, एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव्स। याद आ रही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पहले लाइन में लिखी है, दिस इज एथिक्स। India decided what to do and what not to do at the right time and what is wrong. Because at that time of independence, India was in a condition कि directly लोगों के हाथ में पावर ट्रांसफर नहीं दे सकती थी, क्योंकि स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन ही 1956 का एक्ट आया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, तब तो जाके स्टेट जुड़े हैं, जूनागढ़, याद आ रहा है, जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद बाद में जुड़े, और तब भी इकट्ठे नहीं जुड़े, कोई किस डायरेक्शन में भाग रहा था, कोई किस डायरेक्शन में। किसी का कहना था हमारी सरकार चलेगी, किसका कहना था हम तो अपने घर के राजा बनेंगे, मान ही नहीं रहे थे। उस मूवमेंट अगर डायरेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव दे देते लोगों को, तो हर घर का आदमी अपने आप में क्या होता, प्रधान, समझ रहे हो। और एक डायरेक्टिव डेमोक्रेसी बन ही नहीं पाती, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ लेजिस्लेटिव को चूज करने के लिए पावर दी लोगों को, और उनमें से सिलेक्शन की पावर दी एग्जीक्यूटिव्स को, ताकि हम आराम से रिस्पॉन्सिबली उसको ट्रीट कर सके। सो इंडियन डेमोक्रेसी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खराब नहीं था, डिपेंड ऑन सिचुएशन क्या थी। सो अभी मानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने दैट टाइम जो डिसीजन लिया एथिक्स के अकॉर्डिंग राइट था कि रॉन्ग था, राइट था कि रॉन्ग था, उस टाइम के डिसीजन राइट था, सिचुएशन की डिमांड थी ना, बस यही है एथिक्स। द कंसाइजनेस ऑफ माइंड, आपको लगे प्यास, आपके तीन ऑप्शन है, शरबत, पानी और अल्कोहल। सर आप डिपेंड कंडीशन, मैं बोल रहा हूं -47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, प्यास लग रही, पी पानी। मैंने वाटर बोला, मैंने कब बोला नॉर्मल वाटर, आइस भी तो हो सकता है तो वाटर ही। एट दैट टाइम सर अकॉर्डिंग टू कंडीशन अल्कोहल इज ए, अल्कोहल फ्रीज नहीं होगा सर, इथेनॉल है, फ्रीज नहीं होगा सर। आई विल प्रेफर अल्कोहल, इथेनॉल, ताकि वो डिहाइड्रेशन को और अंदर रोके और हीट कंज्यूम करे। आई विल नॉट प्रेफर शरबत, सर फ्रीज हो चुका होगा, इतनी देर में तो मैं गर्म करूंगा, मैं ही गर्म हो चुके खत्म हो लूंगा, प्यास नहीं बुझेगी। सो सर एक्चुअली डिपेंड ऑन कंडीशन, देन आई विल टेक द डिसीजन राइट और रॉन्ग। सो देयर इज अ मॉब लिंचिंग देयर एंड पीपल्स आर थ्रोइंग स्टोन and I am trying to connect with my SP. I am a DSP of a state and district and I was posted there. मुझे ऑर्डर से शांति से बस इनको हटाना है, कुछ नहीं करना, नो लाठी चार्ज, नो समथिंग एंड ऑल, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिशन। लेकिन आई वाज सिटिंग डाउन, आई रिक्वेस्ट टू द पीपल, सपोज कि प्लीज स्टैंड अप एंड गिव द वे टू द ट्रैफिक जैम हो रहा है, उसमें एक लेडी ऐसी है जो प्रेग्नेंट है और एम्बुलेंस में बंद है, समझ रहे हो। डिसीजन लिखना सीखना, यही एथिक्स, सबसे पहला चैप्टर है ह्यूमन वैल्यूज। अब तुम्हें समझ में आएगा, तुम्हारी रेलगाड़ी में 500 लोग बाग यात्रा कर रहे हैं और सामने एक बुल कार्ट है जिसमें एक माँ है, एक छोटा बेटा है और पिता है, और उनकी बुल कार्ट फंस गई है, गाड़ी और आपके बीच में अब दूरी है। कंडीशन बताऊंगा आगे, किसको उड़ाओगे, उनको कि पूरे 500 लोगों को बचाओगे? उड़ाना ही नहीं है सर, वेट, आई विल आस्क द क्वेश्चन कि कितनी दूरी है और कितने पर सेकंड पे मेरी ट्रेन चल रही है। इफ इट इज पॉसिबल आई विल अप्लाई द ब्रेक। तो पहले सिचुएशन को समझना जरूरी होता है। तो ह्यूमन बिहेवियर प्लस कंसाइजनेस इज द फर्स्ट चैप्टर। आप रीजन समझोगे हर बात का। कोई आपसे कहेगा नहीं ये पढ़ ले, तो आप ये नहीं मानोगे हाँ पढ़ ले भाई, यू विल गेट क्यों, अच्छा ओके ऐसा होता है, तेरे पे वैलिड प्रूफ है, यू हैव द एविडेंसेस, ओके शो इट, रिप्लाइड। आप मतलब चीजों पर ट्रस्ट करोगे आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑल। रेशनल बिहेवियर आपका आ जाता है, आपके अंदर कंसाइजनेस, एप्टीट्यूड बढ़ जाता है, और एप्टीट्यूड बढ़ने के बाद ही इंसान में एटीट्यूड आता है। पहले एटीट्यूड नहीं आता, जिसमें खाली एटीट्यूड आता है उस बंदे की चीज अलग से दिखती है, वो एक तरीके से अननेचुरल बिहेवियर होता है। सपोज एक लेडी आई, आके वो जबरदस्ती दिखावा कर रही है, देखो गुच्ची का पर्स, एप्पल का फोन,
सब कुछ समथिंग समथिंग। पता लगा सारा का सारा जो शॉपिंग किया हुआ है वो इसको सब पता है इसको सब पता है। यू अंडरस्टूड? सो दिस इज कॉल्ड फेक एटीट्यूड। बट इफ अ पर्सन हैज एन एप्टीट्यूड, सपोज अंबानी की फैमिली से कोई आया, इफ शी इज कैरिंग दैट गुच्ची पर्स एंड एप्पल, वो दिखाएगा ही नहीं। यू अंडरस्टैंड व्हाई? कंसाइजनेस, ह्यूमन वैल्यूज, उसके लिए उन चीजों से बढ़कर भी बहुत कुछ है, उसके लिए वो नॉर्मल एसेट है। समझ रहे हो? यू अंडरस्टैंड द थिंग? सो व्हाट एग्जांपल आई वाज गिविंग, सपोज आई एम अ डीएसपी और मुझको ऑर्डर दिया गया कि आपको इनको प्यार से हटाना है, मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए, स्टोन पेल्टिंग अगर होती भी है तो कंट्रोल करेंगे, लाठी चार्ज नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, जो वाटर कैनन से होती है वो मारनी है बस। नाउ आई गेट देयर, आई रिक्वेस्टेड एज एन डीएससीपी की प्लीज आप उठ जाइए, हम लोगों का ट्रैफिक जाम हो रहा है पीछे, आपने नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया है। एंड नेशनल हाईवे इज दिस मच इंपॉर्टेंट। टेक द रिसेंट एग्जांपल ऑफ असम एंड मेघालय डिस्प्यूट, एंड द सिचुएशन वाज दिस मच क्रिटिकल कि that they have blocked the highway, and highway is this much important, it connected the two different state simultaneously, rest other state are also connected with this highway, entire transportation system is blocked because of that lynching। खाने का आइटम, पीने का आइटम, एम्बुलेंस, मेडिकल, हेल्थ फैसिलिटी, सारी सर्विस ब्लॉक्ड because they blocked the road। I requested them but they was very furious and anger one, and they replied that either we want decision on the spot because we belong to Jat community, Ahir community। Suppose I am taking fictitious example, मैं एक fictitious example ले रहा हूँ, आपको बस थोड़ा समझना है। जनरली राजस्थान में जब कभी भी इस तरीके का गुस्सा उठता है फॉर आरक्षण और रिजर्वेशन, तो ऐसी कंडीशन जागती है और आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। लखनऊ में भी ऐसा होता, सॉरी यूपी में भी ऐसा होता है काफी बार, आंध्र प्रदेश में भी ऐसा ही होता है। तो जहां पर सोशल कल्चराइजेशन है ना, कि जहां पर मेजोरिटी ऑफ पीपल रहते हैं एक ही कम्युनिटी के, वहां ऐसा होता है। या दो ओपोनेंट ग्रुप रहते हैं जहां पर मेजोरिटी माइनॉरिटी ऊपर नीचे होती है, तो वहां ऐसा देखने के लिए मिलता है। नाउ यू रिक्वेस्टेड, वहां पे लोगों ने क्या करा, आपको पहले तो बोला भाग जाओ, आप नहीं गए, आपने बैठा, उनके बड़े किसी बंदे से बात करने की कोशिश करी। नाउ दे स्टार्टेड, पुलिस को मारो, उन्होंने लठ उठाए और आप पे मारना शुरू करा। आपके इस बीच में रोक रुकाव के अंदर 10 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। अब आपका फोन मिला रहे हो, आपका एसपी से कनेक्टेड नहीं हो रहा। नाउ यू आर इन सिचुएशन, व्हाट यू विल डू, यू विल रिप्लाई बैक विद लाठी चार्ज और एल्स यू विल मूव आउट फ्रॉम द सिचुएशन। तो फिर क्या करोगे? बता तो दिया पूरा। अब आपके उन्होंने सामने से लाठियां चलानी शुरू कर दी हैं, आप पे दो ही रास्ते हैं और आपके 10 पुलिसकर्मी जख्मी हो चुके हैं बुरे तरीके से। नाउ सर थिंग वाज दैट, ऑर्डर ये थे कि बचाना है, जब ये शांति से बैठे हो तब, वो तब वाली सिचुएशन हो गई खत्म। नाउ अकॉर्डिंग टू व्हाट इज टू डू, सर रॉन्ग करना पड़ेगा। रिजोन बीइंग तब तक राइट था जब तक वो शांति से बैठे थे। द मोमेंट दे स्टार्टेड वायलेटिंग द स्टेट लॉ, and I am the gardener of state law because I am a DSP, I have to take care of the public services and public maintenance। This police karmi is also a human, इसको भी safeguard करना is my duty। So in reply back to that, this is not a wrong decision, now this will become equivalent to right decision to use violence with them, and I will give the order of without SP lathi charge with water cannon। Firstly I will don't go with lathi charge, I have other alternate, firstly I will prefer water cannon। लेकिन अब तब भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, देन आई विल स्काप आउट कि वो जो आजू गैस के गोले होते हैं वो फायर करो, स्मोक गैस, भाग जाए। फिर भी अगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, देन आई विल सेट लाठी चार्ज। और पुलिस की लाठी चार्ज में और सामने वाली लाठी चार्ज में फर्क होता है। उनके पास होते हैं एबोनाइट रोड, वो होते हैं इश्क की तरह, लगते बहुत तेज है लेकिन निशान नहीं आता और बहुत गहराई तक जाता है, बहुत खतरनाक होते हैं वो। इबोनाइट रोड होती है ना वो, समझ रहे हो? यू अंडरस्टैंड एथिक्स?
वहाँ पे कंटिन्यूस लिखा हुआ क्या हुई आवाज रात को 2 बजे भी चलता है। हाँ नहीं जब मेरी टीचर थी वो साढ़े 11 बजे तक मैं तो मीडिया वाले ने कहीं तो ऐसे टीचर छाप दिया 11 बजे तक उनको नहीं सुनता 11 बजे के बाद फिर उन्होंने बोला कि अब आपको परमिशन जो टाइम खत्म हो गया उधर बोल रहा था रात को 2 बजे सब कुछ बैठ गया लेट्स बिगिन गाइस, स्टार्ट करें। यू अंडरस्टैंड द इंटायर कोर मीनिंग। सिलेबस लिखूं आज कि पहले बेसिक्स बढ़ करें। जनरली सब लोग क्या करते हैं, एथिक्स पढ़ाना जब शुरू करते हैं तो चैप्टर ही उठा लेते हैं पहला। मेरा क्या उल्टा, पहले मैं एक एक सिंपल की वर्ड का मीनिंग बताऊंगा क्योंकि जो आगे चैप्टर्स में आने वाले, देन वी विल गो विद द सेम। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैं सीधा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना शुरू नहीं करता। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इतना कुछ बता चुका होता हूँ कि आगे पढ़ने में आसानी बहुत कुछ होती है। हमें प्रेसिडेंट पहले ही पता लग चुका होता है, अच्छा ये तो वाइसरॉय था। प्राइम मिनिस्टर पढ़ने से पहले बच्चों को पहले पता, अरे ये तो सेक्रेटरी टू द स्टेट था। अरे जो गवर्नर की काउंसिल थी यही तो चल के आगे प्रेसिडेंट की काउंसिल बनी जो कन्वर्ट होगी राज्यसभा में। और जो सेक्रेटरी टू द स्टेट की काउंसिल थी जिसमें 60 मेंबर थे, ये कन्वर्ट हो गई लोकसभा में। वहां पर डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते थे सेक्रेटरी टू स्टेट में, ये बन गई लोकसभा, पीपल्स हाउस। और वाइसरॉय के में होते थे सिलेक्टेड बंदे, बूढ़े बूढ़े लोग बाग, 6 होते थे, गिनती के कम होते थे, ये बन गई राज्यसभा। बच्चों को पहले ही माइंड क्लियर हो चुका होता है क्या होने वाला है आगे चल के, समझ रहे हो ना। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की जरूरत की थी। गांधी एट दैट टाइम इन टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशन वाज डिमांडिंग फंडामेंटल राइट, and parliament at that time in terms of Britain was giving them DPSP, directive principle of state policy। जैसे स्टेट को वो ब्रिटिशर्स के तौर पर रन करना चाहते थे वो कर रहे थे, लेकिन इधर लोगों की डिमांड क्या उठ रही थी, पर्सनल राइट। तो पर्सनल राइट क्या थे, फंडामेंटल राइट्स। और देखो सारे फंडामेंटल राइट में आप जितना भी एग्जांपल देखोगे तो या तो वो पर्टिकुलर पर्सन से डिमांडिंग है, किसी कम्युनिटी से डिमांडिंग है, या किसी की स्पेशल एथेंटिसिटी की फुलफिलमेंट की डिमांडिंग है। ठीक है, कैन आई रेज दिस पोर्शन? लेट्स बिगिन विद एथिक्स। राइट डाउन डेफिनेशंस एंड सम कीवर्ड्स। जो हमारी पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बन रही है उन्होंने चेयर्स बढ़ा दी अपने लोकसभा और राज्यसभा। हाँ जी, रीजन बिंग देखो ऐसा हो सकता है, हम लोगों ने आज तक कॉन्स्टेंटली ये पढ़ा है कि लोकसभा के अंदर जो सीट्स हैं वो कितनी है, 550, और वो कभी बढ़ेंगी नहीं। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हो आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना कटा, और जैसे कि बिहार में से झारखंड कटा। इट इज माइट बी ए पॉसिबिलिटी कि नंबर ऑफ स्टेट्स के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ने की वजह से रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी। अब वो रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी तो सबसे पहले कहाँ दिखेगी, स्टेट की असेंबली में। और स्टेट की असेंबली में अगर पहले 90 सीट थी तो अगर 140 सीट बढ़ गई तो उनमें से जो रेशियो ऑफ प्रपोर्शन है, तो 90 में से 10 आदमी आते थे, 140 में से भी 10 आएंगे तो है नहीं। हो सकता है इट माइट बी पॉसिबिलिटी कि उनमें से 10 की जगह हमें 12 लेना पड़े। तो वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट इन दी लोकसभा। सो इंडिया प्लस इसके साथ दूसरा रीजन, इंडिया अंडर आर्टिकल नंबर 2B इज एस्टैब्लिशिंग आउटवर्ड टेरिटरी आउटसाइड ऑफ इंडिया, लाइक मॉरिशस में, साइचेल्स में, ज़ाम्बा में, युगांडा में। इन जगहों पर भारत अपनी टेरिटरी को धीरे धीरे इंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू स्टेबलाइज कर रहा है। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं हमारी रिप्रेजेंटेशन जाएगी, तभी तो एंग्लो इंडियंस वहां के बहुत इधर ट्रांसफर हो रहे। नाइजीरियन पीपल्स, ब्लैक जो होते हैं थोड़े से, सॉरी आई एम यूजिंग रेशियलिज्म वर्ड, बट मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऑल्दो आई एम वेरी लविंग ऑफ दिस थिंग। ठीक है, सो हो सकता है कि उनकी भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी। इन टर्म्स उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ रही थी, अगेन वी नीड, ऑल्दो हमने 104 अमेंडमेंट के अंदर एंग्लो इंडियन की जो 2 सीटें फिक्स हुआ करती थी वो हटा दी, लेकिन कल को अगर 20 एंग्लो इंडियन आके बैठ जाते तो डिमांड करेंगे ना। अब 2 में कहाँ बिठाए, 18 को क्या भगाएं? वो कहेंगे ओ हमारी तो बुरा हाल कर दिया। कम से कम 20 में से 3 को तो बिठाना पड़ेगा, देन वी रिक्वायर द सीट आल्सो। सो इट माइट बी पॉसिबिलिटी इंडिया इज एक्सपेंडिंग इट्स टेरिटरी, सो इट माइट बी पॉसिबिलिटी विद द एक्सपेंशन ऑफ द टेरिटरी वी रिक्वायर्ड व्हाट, द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सीट्स। लेट्स बिगिन। चैप्टर के नाम इन्हें कल लिखवाऊंगा, चैप्टर के नाम पूरा का पूरा। पहले बेसिक डेफिनेशंस पढ़ते हैं, बेसिक कीवर्ड्स। अरे खत्म हो गया इसमें, कोई नहीं आया है। जब ये खत्म हो जाएगा देन आई विल टेल यू।
अरे बेसिक कीवर्ड्स associated with ethics. The word sorry, you have any question? You have any question? सर जो आपने वो सिचुएशन पूछा था ना, उसमें मैंने नोट्स में बोला था कि अभी तो 10 लोग ही पीछे हैं जी तो पीछे हटना अभी थोड़े टाइम के लिए ठीक रहेगा। पीछे नहीं हटा तो वहीं पे रखे हटते, थोड़ा सप्लाई आने का वेट कर देंगे, और लोग आ जाए फिर पीटेंगे। इसको कहते हैं, इसको पता है कहते हैं, एक मोरल्स आएगा अभी आगे, मोरल्स एंड एथेंटिसिटी। भावुकता में और रियलिटी में ना फर्क होता है। आप 24 घंटे मोटिवेटेड नहीं रह सकते, एक सच्चाई सुनो। मोटिवेटेड आदमी तब तक ही रहता है जब तक पढ़ रहा होता है, उसको रियल टाइम जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो फेस करनी पड़ती है और उनको एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। एग्जैक्टली सपोज आप रोड पे चल रहे हो, हैं आप रोड पे चल रहे हो, मैं आपके पीछे से आया, मैंने एकदम से डंडा लिया और आपके सर पे खींच के मारा, आपकी बहुत तेज लगी, आपका अगला रिएक्शन क्या होगा? वेट करूं कि दूसरा ना मार दे, पलट के मारोगे ना, बस यही गलत है। सर मारने से पहले मैं बचाव करूंगा अपना, पहले मैं टर्न करूंगा, दूसरा हिट ना हो तो उसे रोकूंगा, पहले मैं करूंगा सेफगार्ड, फिर मैं सोचूंगा अटैक के हिसाब से, क्योंकि हो सकता है किसी ने मजाक में मारा हो और हो सकता है किसी ने थेफ्ट की कंडीशन में मारा हो, तो पहले मैं सेफगार्ड करूंगा। सेफगार्ड करूंगा मतलब अगला अटैक ना हो, और फिर उसके बाद मैं रिएक्शन दूंगा। तो उस मूवमेंट में जब 10 लोग बाग जख्मी हो चुके हैं, आपके पास सेफगार्ड का ऑप्शन ही नहीं है, जख्मी हो गए, तो यू हैव टू गिव द रिएक्शन नाउ। बेसिक कीवर्ड्स एथिक्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। द वर्ड एथी एंड CS इज बेसिकली टर्म्स ऑफ डिसीजन, terms of decision with respect to morals and condition। बस ये है इस शब्द की एग्जैक्ट मीनिंग। टर्म्स ऑफ डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू morals and conditions, ethics, that is इसका मीनिंग समझते ना, जो मैं ऐसे लिख रहा हूं I.E, that is whether to choose between what is right and what is wrong according to situation under moral values, under ethical values, under logical values या logical context, under analytical context, etc. under social context, social morality context। दिख नहीं रहा? कैमरा इसका लाइट ऑफ करो। What is right and what is wrong according to situation under moral values, ethical values, logical context, analytical context, social morality context। सामाजिक न्याय के तौर पर, सामाजिक नीति के तौर पर। मोरल्स क्या होते हैं वैसे हिंदी में मीनिंग? मेरे मोरल्स मुझे ये करने के लिए सेम, बोथ आर कॉमन। वन इज उर्दू वर्ड, सेकेंड इज देवनागरी वर्ड। अखलाक, अखलाक करेक्ट ना? लाइक जैसे दिल के बहुत करीब, लखते जिगर, लखते जिगर ना, लखते जिगर। हाँ
तो वो एसी क्या है? अकॉर्डिंग टू शॉर्ट टर्म्स यूज होती है, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा आपको। ये काम ये रुकता नहीं है ना। हेलो 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 हेलो, ठीक है डन। Okay, write down basic definition of ethics. Basic meaning of ethics. Ethics का basic meaning लिखें। कहाँ पे? एथ वर्ड का मीनिंग होता है एथेंटिसिटी। द वर्ड एथ एक्चुअली रिप्रेजेंट एथेंटिसिटी, किसी चीज का सही या गलत होना। एंड IA6 का मतलब होता है डिसीजन पावर। डिसीजन पावर ये एक्चुअली ना ग्रीक वर्ड है, एथेंटिसिटी विद डिसीजन पावर, निर्णय शक्ति। छेड़ा ही नहीं, डन। दैट्स व्हाई शी इज गिवन अंडर द केस स्टडी। मरी नहीं, मारा गया उसको अपनों के ही द्वारा, लाइक इंदिरा गांधी। बाहर का मार ही नहीं सकता, खतरनाक आदमी को मारने के लिए घर के बंदे की जरूरत। एग्जाम्पल रावण, विभीषण इज द रीजन। एग्जाम्पल महाभारत, कौरव आर द रीजन्स, मामा इज द रीजन। मामा शकुनी मामा इज द रीजन। साथ था लेकिन उसको मालूम था कौन किससे मरेगा, इसलिए वहीं लड़वाया। श्रीदेवी इज एग्जाम्पल रीजन। बोनी कपूर। यू विल अंडरस्टैंड द सोसाइटी, यू विल अंडरस्टैंड द सोसाइटी कि हाँ, बट तभी तो केस स्टडी है। एग्जैक्टली तो यही हमें करना है। एथिक्स हमें यही सिखाती है, वी डोंट गिव एट द एंडिंग कंक्लूजन, वी लेफ्ट द थिंग इन सच ए वे दैट इट इज गोइंग टू बी प्रूव्ड इन नेक्स्ट टाइम। दिस इज द एथिक्स। वंस द सिचुएशन इज अंडर एम्बिग्यूसिटी, अगर एम्बिग्यूअस है तो हम कभी भी फाइनल कंक्लूजन नहीं निकालते, हम उसको कहां ड्रॉप कर देते हैं, एट द एंड ले जाके कि येट टू बी कंटिन्यूड, अभी होने वाला है आगे। समझ रहे हो, चैलेंजिंग टाइप का रखते हैं, ठीक है। सो एथिक्स एंड जीएस पेपर। अब अगर इनको सम करो, इफ यू विल मेक द टोटल ऑफ ऑल दिस, व्हाट इज द टोटल एग्रीगेट ऑफ मार्क्स? 1000। टोटल एग्रीगेट मार्क्स इज 1000। एंड व्हाट इज द लास्ट selection list which is top down for mains to qualified is 996. And in this still, अभी तो मैंने 3 सब्जेक्ट लिखे, we have left with GS paper 1, GS paper 2 and GS paper 3. These 3 are left ना, और इनको क्वालिफाई करने से पहले हमारे पास लैंग्वेज पेपर और होते हैं। आई विल हेल्प यू टू रीड इन दिस ऑल्सो। लैंग्वेज पेपर काफी इजी में बता दूंगा आपको कैसे पढ़ना था। सो इट मीन्स इफ आई एम गोइंग टू गेट
फर्स्ट चांस सिलेक्शन, देन इट इज क्वाइट इजी फॉर मी। अगर मेरे ये 3 सब्जेक्ट डोमिनेंट है तो मैं अपने आप को इस पोर्शन में, ये तो हो गया अंडर रैंक ऑफ 700 कि मुझे कुछ भी मिलेगा, टू रीच दिस डेस्टिनेशन विद पॉजिटिव माइंडसेट दैट माय रैंक विल बी अंडर 100, positive mindset that my rank will be under 100, then we have to cover these portion according to special strategy. Maximum students stand here in the preparation because they take a target in the mind, means answer practice, answer writing, means target here, and only few of them they have a positive mindset, they have an aptitude in itself, plus they have attitude in itself, and they jump into the next shield and reaches here with the positive mindset and they comes under rank 10. These are the toppers. That's why they are the toppers. That's why they get the opportunity to stand on the platform and give deliberative lecture to others what to do and what not to do at the right time, because they understand the basic concept of ethics. UPSC is not a preparation, UPSC is just a kind of mind game. We need to think patiently, calmly and have to realize पिछले 5 साल के पेपर खा जाने का, you actually understand by your self study कि पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेसिडेंट, अपन प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 52 से शुरू हुआ, 53 पढ़ा, 54 पढ़ा, 60 पहुंचे, पता लग गया कि इम्पीचमेंट होता है, 72 तक पार्डनिंग पावर तक पहुंच गया, रट्टा मार लिया, खतरनाक बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया, ईच एंड एवरीबॉडी इज क्रैम्ड। सवाल उठाया 2019 में, सवाल नहीं, 20 में, 21 में, टाइम वेस्ट। और पढ़ना क्या चाहिए था, सेंटर स्टेट रिलेशन, उस पर सवाल उठा, उस पर कंटिन्यू 3 साल उठा। इट मीन्स व्हाट, पोर्शन इज इंपॉर्टेंट but up to that mark. In respect of this, center state relation in parliament is more important than respect of this, क्योंकि continuous question पूछे, पार्लियामेंट और सेंटर स्टेट रिलेशन की ब्रांचेस ज्यादा ओपन है, काफी जगह खुलेंगी तो क्वेश्चन का एरिया बढ़ जाता है, इसलिए यूपीएससी ने यहां से उठाया। प्रेसिडेंट कंसाइज है ना भाई, आर्टिकल बेस्ड है, क्या पूछेगा, उसका क्वेश्चन उठा मेंस पे। तो जो कंसाइज होता है उसमें यूपीएससी मांगती इलैबोरेशन, जस्टिफिकेशन, इवैल्यूएशन। अब जो मैं ये वर्ड बोल रहा हूं ना, ये मैं आपको एथिक्स पढ़ा रहा हूं। किसी चीज को कंसाइजली, पेशेंटली समझना ही एथिक्स है। इलैबोरेशन, जस्टिफिकेशन, कंसाइजनेस मांगना, दैट इज मीन्स। पार्लियामेंट प्रेसिडेंट पे पूछा, द सिलेक्शन मोड ऑफ, पिछले साल का सवाल है, इंडियन प्रेसिडेंट एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट के बीच में कंपैरिजन रख के पूछा गया था 15 मार्क्स में। Who has more power and election method of Indian president and French president? Because I am taking GS paper 2 complete also, polity, IR and governance. I am from law background, LLB, LLM from Delhi University. Ashwin Singh Rajput, Ashwin. Delhi born and brought up. From Haryana. Father belonged from Haryana. I born and brought up in Delhi itself. Mummy is from Lucknow. पापा का नेटिव प्लेस बचपन टाइम का, जब कभी किले विल्ले थे उनके, तो हरियाणा हुआ करता था। एंड ही इज रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, तो वो भी दिल्ली में ही थे, सब कुछ उनका। तो मेरा बेसिकली रूट आप कहेंगे दिल्ली इटसेल्फ। आई एम सेंट्रल गवर्नमेंट सिटीजन। हमारे डुअल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है? वाई, यही सवाल पूछ लिया। वाई एंड इवैल्यूएट दिस स्टेटमेंट। नाउ इट इज रिलेटेड विद पार्लियामेंट्री एक्शन. Now it is related with indirect and directive selection of government. It is related with democracy also. It is related with executive selection and legislative selection of the representatives. In Lok Sabha we give the legislative selections. In Rajya Sabha we give indirectly executive, and in topmost executive like vice president and president we give indirectly voting. We give election to the direct representative, that is called Lok Sabha members. And Lok Sabha members along with Rajya Sabha member give or choose the electatives from the top executives, like president और vice president को वो choose करते हैं। तो हमारे अगर सब कुछ ही डायरेक्ट इलेक्शन होता तो हमारी फ्रेंच टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती, और इसलिए हमारे यहाँ पर कैसी है, सेमी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, प्योर डेमोक्रेटिक नहीं है हमारे यहाँ, सेमी है।
फ्रेंच की गवर्नमेंट जो है वो प्योर डेमोक्रेटिक है, बल्कि वहां पर प्रेसिडेंट का सिलेक्शन भी कौन करता है? आम आदमी। और यहाँ पर भी कौन करता है? और मतलब एग्जीक्यूटिव का भी और लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेटिव का सिलेक्शन कौन करता है? आम आदमी। लेकिन इंडिया में उल्टा है, लेजिस्लेटिव सिलेक्शन कौन करता है? आम आदमी। लेकिन एग्जीक्यूटिव का सिलेक्शन कौन करता है? लेजिस्लेटिव के रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज चूजिंग एग्जीक्यूटिव। दैट्स वाई इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बात लिखी जाती है क्या? एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव्स। याद आ रही है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पहले लाइन में लिखी है, दिस इज एथिक्स। India decided what to do and what not to do at the right time and what is wrong. Because at that time of independence, India was in a condition कि डायरेक्टली लोगों के हाथ में पावर ट्रांसफर नहीं दे सकती थी, क्योंकि स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन ही 1956 का एक्ट आया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, तब तो जाके स्टेट जुड़े हैं। जूनागढ़, याद आ रहा है? जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद बाद में जुड़े, और तब भी इकट्ठे नहीं जुड़े। कोई किस डायरेक्शन में भाग रहा था, कोई किस डायरेक्शन में। किसी का कहना था हमारी सरकार चलेगी, किसका कहना था हम तो अपने घर के राजा बनेंगे। मान ही नहीं रहे थे। उस मूवमेंट अगर डायरेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव दे देते लोगों को, तो हर घर का आदमी अपने आप में क्या होता? प्रधान। समझ रहे हो? और एक डायरेक्टिव डेमोक्रेसी बन ही नहीं पाती। इसलिए हम लोगों ने सिर्फ लेजिस्लेटिव को चूज करने के लिए पावर दी लोगों को, और उनमें से सिलेक्शन की पावर दी एग्जीक्यूटिव्स को, ताकि हम आराम से रिस्पॉन्सिबली उसको ट्रीट कर सके। सो इंडियन डेमोक्रेसी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खराब नहीं था, डिपेंड ऑन सिचुएशन क्या थी। सो अभी मानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने दैट टाइम जो डिसीजन लिया एथिक्स के अकॉर्डिंग राइट था कि रॉन्ग था? राइट था कि रॉन्ग था? उस टाइम के डिसीजन राइट था, सिचुएशन की डिमांड थी ना, बस यही है एथिक्स। द कंसाइजनेस ऑफ माइंड। आपको लगी प्यास, आपके 3 ऑप्शन है, शरबत, पानी और अल्कोहल। सर आप डिपेंड कंडीशन, मैं बोल रहा हूं -47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, प्यास लग रही, पी पानी। मैंने वाटर बोला, मैंने कब बोला नॉर्मल वाटर? आइस भी तो हो सकता है तो वाटर ही। एट दैट टाइम सर अकॉर्डिंग टू कंडीशन अल्कोहल इज ए, अल्कोहल फ्रीज नहीं होगा सर, इथेनॉल है, फ्रीज नहीं होगा सर। आई विल प्रेफर अल्कोहल, इथेनॉल, ताकि वो डिहाइड्रेशन को और अंदर रोके और हीट कंज्यूम करे। आई विल नॉट प्रेफर शरबत, सर फ्रीज हो चुका होगा इतनी देर में, तो मैं गर्म करूंगा, मैं ही गर्म हो चुके खत्म हो लूंगा, प्यास नहीं बुझेगी। सो सर एक्चुअली डिपेंड ऑन कंडीशन, देन आई विल टेक द डिसीजन राइट और रॉन्ग। सो देयर इज अ मॉब लिंचिंग देयर एंड पीपल्स आर थ्रोइंग स्टोन and I am trying to connect with my SP. I am a DSP of a state and district and I was posted there. मुझे ऑर्डर से शांति से बस इनको हटाना है, कुछ नहीं करना, नो लाठी चार्ज, नो समथिंग एंड ऑल, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिशन। लेकिन आई वाज सिटिंग डाउन, आई रिक्वेस्ट टू द पीपल, सपोज कि प्लीज स्टैंड अप एंड गिव द वे टू दी, ट्रैफिक जैम हो रहा है, उसमें एक लेडी ऐसी है जो प्रेग्नेंट है और एम्बुलेंस में बंद है। समझ रहे हो? डिसीजन देखना सीखना, यही एथिक्स। सबसे पहला चैप्टर है ह्यूमन वैल्यूज। अब तुम्हें समझ में आएगा, तुम्हारी रेलगाड़ी में 500 लोग बाग यात्रा कर रहे हैं और सामने एक बुल कार्ट है जिसमें एक माँ है, एक छोटा बेटा है और पिता है, और उनकी बुल कार्ट फंस गई है। गाड़ी और आपके बीच में अब दूरी है। कंडीशन बताऊंगा आगे, किसको उड़ाओगे? उनको कि पूरे 500 लोगों को बचाओगे? उड़ाना ही नहीं है सर, वेट। आई विल आस्क द क्वेश्चन कि कितनी दूरी है और कितने पर सेकंड पे मेरी ट्रेन चल रही है। इफ इट इज पॉसिबल आई विल अप्लाई द ब्रेक। तो पहले सिचुएशन को समझना जरूरी होता है। तो ह्यूमन बिहेवियर प्लस कंसाइजनेस इज द फर्स्ट चैप्टर। आप रीजन समझोगे हर बात का। कोई आपसे कहेगा नहीं ये पढ़ ले, तो आप ये नहीं मानोगे हाँ पढ़ ले भाई, यू विल गेट क्यों, अच्छा ओके ऐसा होता है, तेरे पे वैलिड प्रूफ है, यू हैव द एविडेंसेस, ओके शो इट, रिप्लाइड। आप मतलब चीजों पर ट्रस्ट करोगे आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑल। रेशनल बिहेवियर आपका आ जाता है, आपके अंदर कंसाइजनेस, एप्टीट्यूड बढ़ जाता है, और एप्टीट्यूड बढ़ने के बाद ही इंसान में एटीट्यूड आता है। पहले एटीट्यूड नहीं आता, जिसमें खाली एटीट्यूड आता है उस बंदे की चीज अलग से दिखती है, वो एक तरीके से अननेचुरल बिहेवियर होता है। तब एक लेडी आई आके वो जबरदस्ती दिखावा कर रही है, देखो गुच्ची का पर्स, एप्पल का फोन, सब कुछ समथिंग समथिंग। पता लगा सारा का सारा जो शॉपिंग किया हुआ है वो इसको सब पता है इसको सब पता है
You understood? So this is called fake attitude. But if a person has an aptitude, suppose अंबानी की फैमिली से कोई आया, if she is carrying that Gucci purse and apple, वो दिखाएगा ही नहीं. You understand why? Conciseness, human values, उसके लिए उन चीजों से बढ़कर भी बहुत कुछ है. उसके लिए वो नॉर्मल एसेट है. समझ रहे हो? You understand the thing? So what example I was giving? Suppose I am a DSP और मुझको ऑर्डर दिया गया कि आपको इनको प्यार से हटाना है, मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए. स्टोन पेल्टिंग अगर होती भी है तो कंट्रोल करेंगे, लाठी चार्ज नहीं करना है. ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, जो वाटर कैनन्स होती हैं वो मारनी है बस. नाउ आई गेट देयर, आई रिक्वेस्टेड एज एन DSCP की प्लीज आप उठ जाइए, हम लोगों का ट्रैफिक जाम हो रहा है पीछे, आपने नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया है. एंड नेशनल हाईवे इज दिस मच इंपॉर्टेंट. टेक द रिसेंट एग्जांपल ऑफ असम एंड मेघालय डिस्प्यूट. And the situation was this much critical that they have blocked the highway, and highway is this much important. It connected the two different state simultaneously. Rest other state are also connected with this highway. Entire transportation system is blocked because of that lynching. खाने का आइटम, पीने का आइटम, एम्बुलेंस, मेडिकल, हेल्थ फैसिलिटी, सारी सर्विस blocked because they blocked the road. I requested them, but they was very furious and anger one, and they replied that either we want decision on the spot because we belong to Jat community, Ahir community. Suppose I am taking fictitious example. मैं एक fictitious example ले रहा हूँ, आपको बस थोड़ा समझना है. जनरली राजस्थान में जब कभी भी इस तरीके का गुस्सा उठता है फॉर आरक्षण और रिजर्वेशन, तो ऐसी कंडीशन जागती है और आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं. लखनऊ में भी ऐसा होता, सॉरी यूपी में भी ऐसा होता है काफी बार, आंध्र प्रदेश में भी ऐसा ही होता है. तो जहां पर सोशल कल्चराइजेशन है ना, कि जहां पर मेजोरिटी ऑफ पीपल रहते हैं एक ही कम्युनिटी के, वहां ऐसा होता है. या दो ओपोनेंट ग्रुप रहते हैं जहां पर मेजोरिटी माइनॉरिटी ऊपर नीचे होती है, तो वहां ऐसा देखने के लिए मिलता है. नाउ यू रिक्वेस्टेड, वहां पे लोगों ने क्या करा, आपको पहले तो बोला भाग जाओ, आप नहीं गए, आपने बैठा, उनके बड़े किसी बंदे से बात करने की कोशिश करी. नाउ दे स्टार्टेड, पुलिस को मारो. उन्होंने लठ उठाए और आप पे मारना शुरू करा. आपके इस बीच में रोक रुकाव के अंदर 10 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए. अब आपका फोन मिला रहे हो, आपका SP से कनेक्टेड नहीं हो रहा. नाउ यू आर इन सिचुएशन, व्हाट यू विल डू, यू विल रिप्लाई बैक विद लाठी चार्ज और एल्स यू विल मूव आउट फ्रॉम द सिचुएशन. तो फिर क्या करोगे, बता तो दिया पूरा. अब आपके उन्होंने सामने से लाठियां चलानी शुरू कर दी हैं, आप पे दो ही रास्ते हैं और आपके 10 पुलिसकर्मी जख्मी हो चुके हैं बुरे तरीके से. नाउ सर थिंग वाज दैट, ऑर्डर ये थे कि बचाना है, जब ये शांति से बैठे हो तब, वो तब वाली सिचुएशन हो गई खत्म. नाउ अकॉर्डिंग टू व्हाट इज टू डू, सर रॉन्ग करना पड़ेगा. रिजोन बीइंग तब तक राइट था जब तक वो शांति से बैठे थे. द मोमेंट दे स्टार्टेड वायलेटिंग द स्टेट लॉ, and I am the gardener of state law because I am a DSP. I have to take care of the public services and public maintenance. This police karmi is also a human. इसको भी safeguard करना is my duty. So in reply back to that, this is not a wrong decision. Now this will become equivalent to right decision to use violence with them. And I will give the order of without SP lathi charge with water cannon. Firstly I will don't go with lathi charge. I have other alternate. Firstly I will prefer water cannon. लेकिन अब तब भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, देन आई विल स्काप आउट कि वो जो आजू गैस के गोले होते हैं वो फायर करो, स्मोक गैस, भाग जाए. फिर भी अगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, देन आई विल सेट लाठी चार्ज. और पुलिस की लाठी चार्ज में और सामने वाली लाठी चार्ज में फर्क होता है. उनके पास होते हैं एबोनाइट रोड, वो होते हैं इश्क की तरह, लगते बहुत तेज है लेकिन निशान नहीं आता और बहुत गहराई तक जाता है. बहुत खतरनाक होते हैं वो. इबोनाइट रोड होती है ना वो, समझ रहे हो? यू अंडरस्टैंड एथिक्स?
की वजह से बीच से स्टॉप हुआ। 11 बजे तक उनको मुझे सुनना होगा। 11 बजे के बाद फिर उन्होंने बोला कि अब आपका परमिशन जो है खत्म हो गया, उधर बोल रहा था शुरू हो गया तो 2 बजे तक सब कुछ बिगड़ गया था। लेट्स बिगिन गाइस, स्टार्ट करें। यू अंडरस्टैंड द इंटायर कोर मीनिंग। सिलेबस लिखूं आज कि पहले बेसिक्स बढ़ करें। जनरली सब लोग क्या करते हैं, एथिक्स पढ़ाना जब शुरू करते हैं तो चैप्टर ही उठा लेते हैं पहला। मेरा क्या उल्टा, पहले मैं एक एक सिंपल की वर्ड का मीनिंग बताऊंगा, क्योंकि जो आगे चैप्टर्स में आने वाले, देन वी विल गो विद द सेम। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैं सीधा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना शुरू नहीं करता। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इतना कुछ बता चुका होता हूँ कि आगे पढ़ने में आसानी बहुत कुछ होती है। हमें प्रेसिडेंट पहले ही पता लग चुका होता है, अच्छा ये तो वाइसरॉय था। प्राइम मिनिस्टर पढ़ने से पहले बच्चों को पहले पता, अरे ये तो सेक्रेटरी टू द स्टेट था। अरे जो गवर्नर की काउंसिल थी यही तो चल के आगे प्रेसिडेंट की काउंसिल बनी, जो कन्वर्ट होगी राज्यसभा में। और जो सेक्रेटरी टू द स्टेट की काउंसिल थी जिसमें 60 मेंबर थे, ये कन्वर्ट हो गई लोकसभा में। वहां पर डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते थे सेक्रेटरी टू स्टेट में, ये बन गई लोकसभा, पीपल्स हाउस। और वाइसरॉय के में होते थे सिलेक्टेड बंदे, बूढ़े बूढ़े लोग बाग, 6 होते थे, गिनती के कम होते थे, ये बन गई राज्यसभा। बच्चों को पहले ही माइंड क्लियर हो चुका होता है क्या होने वाला है आगे चल के, समझ रहे हो ना। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की जरूरत की थी। गांधी एट दैट टाइम इन टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशन वाज डिमांडिंग फंडामेंटल राइट, and parliament at that time in terms of Britain was giving them DPSP, directive principle of state policy। जैसे स्टेट को वो ब्रिटिशर्स के तौर पर रन करना चाहते थे वो कर रहे थे, लेकिन इधर लोगों की डिमांड क्या उठ रही थी, पर्सनल राइट। तो पर्सनल राइट क्या थे, फंडामेंटल राइट्स। और देखो सारे फंडामेंटल राइट में आप जितना भी एग्जांपल देखोगे तो या तो वो पर्टिकुलर पर्सन से डिमांडिंग है, किसी कम्युनिटी से डिमांडिंग है, या किसी की स्पेशल एथेंटिसिटी की फुलफिलमेंट की डिमांडिंग है। ठीक है, कैन आई रेज दिस पोर्शन? लेट्स बिगिन विद एथिक्स। राइट डाउन डेफिनेशंस एंड सम कीवर्ड्स। जो हमारी पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बन रही है, उन्होंने चेयर्स बढ़ा दी अपने लोकसभा और राज्यसभा। हाँ जी, तो वो कब से चेंज होगी? रीजन बीइंग, देखो ऐसा हो सकता है, हम लोगों ने आज तक कॉन्स्टेंटली ये पढ़ा है कि लोकसभा के अंदर जो सीट्स हैं वो कितनी है, 550, और वो कभी बढ़ेंगी नहीं। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हो आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना कटा, और जैसे कि बिहार में से झारखंड कटा। इट इज माइट बी ए पॉसिबिलिटी कि नंबर ऑफ स्टेट्स के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ने की वजह से रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी। अब वो रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी तो सबसे पहले कहां दिखेगी, स्टेट की असेंबली में। और स्टेट की असेंबली में अगर पहले 90 सीट थी तो अगर 140 सीट बढ़ गई तो उनमें से जो रेशियो ऑफ प्रपोर्शन है, तो 90 में से 10 आदमी आते थे, 140 में से भी 10 आएंगे तो है नहीं। हो सकता है इट माइट बी पॉसिबिलिटी कि उनमें से 10 की जगह हमें 12 लेना पड़े। तो वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट इन दी लोकसभा। सो इंडिया, प्लस इसके साथ दूसरा रीजन, इंडिया अंडर आर्टिकल नंबर 2B इज एस्टैब्लिशिंग आउटवर्ड टेरिटरी आउटसाइड ऑफ इंडिया, लाइक मॉरिशस में, साइचेल्स में, ज़ाम्बा में, युगांडा में। इन जगहों पर भारत अपनी टेरिटरी को धीरे धीरे इंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू स्टेबलाइज कर रहा है। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं हमारी रिप्रेजेंटेशन जाएगी, तभी तो एंग्लो इंडियंस वहां के बहुत इधर ट्रांसफर हो रहे। नाइजीरियन पीपल्स, ब्लैक जो होते हैं थोड़े से, सॉरी आई एम यूजिंग रेशियलिज्म वर्ड, बट मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऑल्दो आई एम वेरी लविंग ऑफ दिस थिंग। ठीक है, सो हो सकता है कि उनकी भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी। इन टर्म्स उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ रही थी, अगेन वी नीड, ऑल्दो हमने 104 अमेंडमेंट के अंदर एंग्लो इंडियन की जो 2 सीटें फिक्स हुआ करती थी वो हटा दी, लेकिन कल को अगर 20 एंग्लो इंडियन आके बैठ जाते तो डिमांड करेंगे ना। अब 2 में कहां बिठाए, 18 को क्या भगाएं? वो कहेंगे ओ हमारी तो बुरा हाल कर दिया। कम से कम 20 में से 3 को तो बिठाना पड़ेगा, देन वी रिक्वायर द सीट आल्सो। सो इट माइट बी पॉसिबिलिटी इंडिया इज एक्सपेंडिंग इट्स टेरिटरी, सो इट माइट बी पॉसिबिलिटी विद द एक्सपेंशन ऑफ द टेरिटरी वी रिक्वायर्ड व्हाट, द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सीट्स। लेट्स बिगिन। चैप्टर के नाम नहीं, कल लिखवाऊंगा चैप्टर के नाम पूरा का पूरा। पहले बेसिक डेफिनेशंस पढ़ते हैं, बेसिक कीवर्ड्स। अरे खत्म हो गया इसमें, कोई नहीं आया है। जब ये खत्म हो जाएगा देन आई विल टेल यू। अरे बेसिक कीवर्ड्स,
associated with ethics. The word I'm sorry. You have any question? You have any question? सर जब आपने वो इक्वेशन पूछा था ना, उसमें मैंने नोट्स में बोला था कि अभी तो 10 लोग ही पीछे हैं जी तो पीछे हटना अभी थोड़े टाइम के लिए ठीक रहेगा। पीछे नहीं हटा तो वहीं पे रखे हटते, थोड़ा सप्लाई आने का वेट कर देंगे, और लोग आ जाए फिर पीटेंगे। इसको कहते हैं, इसको पता कहते हैं, एक मोरल्स आएगा भी आगे, मोरल्स एंड एथेंटिसिटी। भावुकता में और रियलिटी में ना फर्क होता है। आप 24 घंटे मोटिवेटेड नहीं रह सकते। एक सच्चाई सुनो, मोटिवेटेड आदमी तब तक ही रहता है जब तक पढ़ रहा होता है। उसको रियल टाइम जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो फेस करनी पड़ती है और उनको एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। एग्जैक्टली सपोज आप रोड पे चल रहे हो, हैं आप रोड पे चल रहे हो, मैं आपके पीछे से आया, मैंने एकदम से डंडा लिया और आपके सर पे खींच के मारा, आपकी बहुत तेज लगी, आपका अगला रिएक्शन क्या होगा? वेट करूं कि दूसरा ना मार दे? पलट के मारोगे ना, बस यही गलत है। सर मारने से पहले मैं बचाव करूंगा अपना, पहले मैं टर्न करूंगा, दूसरा हिट ना हो तो उसे रोकूंगा, पहले मैं करूंगा सेफगार्ड, फिर मैं सोचूंगा अटैक के हिसाब से, क्योंकि हो सकता है किसी ने मजाक में मारा हो और हो सकता है किसी ने थेफ्ट की कंडीशन में मारा हो, तो पहले मैं सेफगार्ड करूंगा। सेफगार्ड करूंगा मतलब अगला अटैक ना हो, और फिर उसके बाद मैं रिएक्शन दूंगा। तो उस मूवमेंट में जब 10 लोग बाग जख्मी हो चुके हैं, आपके पास सेफगार्ड का ऑप्शन ही नहीं है, जख्मी हो गए, तो यू हैव टू गिव द रिएक्शन नाउ। बेसिक कीवर्ड्स एथिक्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। द वर्ड एथी एंड CS इज बेसिकली टर्म्स ऑफ डिसीजन, terms of decision with respect to morals and conditions। बस ये है इस शब्द की एग्जैक्ट मीनिंग। टर्म्स ऑफ डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू morals and conditions, ethics, that is इसका मीनिंग समझते ना, जो मैं ऐसे लिख रहा हूं I.E, that is whether to choose between what is right and what is wrong according to situation under moral values, under ethical values, under logical values या logical context, under analytical context, etc. under social context, social morality context। दिख नहीं रहा? कैमरा इसका लाइट ऑफ करो। What is right and what is wrong according to situation under moral values, ethical values, logical context, analytical context, social morality context। सामाजिक न्याय के तौर पर, सामाजिक नीति के तौर पर। मोरल्स क्या होते हैं वैसे हिंदी में मीनिंग? मेरे मोरल्स मुझे ये करने के लिए सेम, बोथ आर कॉमन। वन इज उर्दू वर्ड, सेकेंड इज देवनागरी वर्ड। अखलाक, अखलाक करेक्ट ना? लाइक जैसे दिल के बहुत करीब, लखते जिगर, लखते जिगर ना, लखते जिगर। हाँ
क्या है? अकॉर्डिंग टू शॉर्ट टर्म्स यूज होती है, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा आपको। ये काम ये रुकता नहीं है ना। हेलो 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 हेलो, ठीक है डन। Okay, write down basic definition of ethics. Basic meaning of ethics. Ethics का बेसिक मीनिंग लिखें। कहाँ पे? एथ वर्ड का मीनिंग होता है एथेंटिसिटी। द वर्ड एथ एक्चुअली रिप्रेजेंट एथेंटिसिटी, किसी चीज का सही या गलत होना। एंड IA6 का मतलब होता है डिसीजन पावर। डिसीजन पावर ये एक्चुअली ना ग्रीक वर्ड है, एथेंटिसिटी विद डिसीजन पावर, निर्णय शक्ति।